हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हल्दी घाटी युद्ध में क्या बातें बताई थी? चलो ठीक है, बताओ। महाराणा प्रताप ने कितने साल तक राज किया था? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? बचपन का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? पिताजी राजा किसको बना के गए थे? फिर जनता ने किसको बना दिया? कहां पे बनाया? राज तिलक किसने किया? वो कहां के थे? राज तिलक समारोह कहां मनाया गया? मारवाड़ का कौन सा राजा आया? जगमाल किसके पास चला गया? पहले कौन सा परगना दिया गया? बाद में कौन सा आधा राज्य दे दिया गया? अकबर ने कितने दूत भेजे? कौन कौन से भेजे? कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और तोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अकबर खुद आया था क्या? तो अकबर कहां तक आया था? अकबर के सेनापति कौन कौन है? प्रताप की तरफ से ग्वालियर से, सलुम्बर से, अफगानों की सेना लेके, भीलों की सेना लेके। अच्छा, किसने शोर मचाया कि अकबर खुद आ गया है? निहत्तर खान है। और प्रताप जब चेतक घायल हो गया, बाहर गया, युद्ध को लीड किसने किया? झाला। चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है? बोले मान सिंह और आसफ खान हार के गए तो अकबर ने दोनों को दरबार में आना बंद करवा दिया था। अच्छा, इस युद्ध को बदायूं क्या कहता है? अबुल फजल क्या कहता है? आदर्श लाल श्रीवास्तव क्या कहते हैं? और जमस्टोड ने इस युद्ध को क्या कहा? इस युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां पे रुकी थी? मोलेला। मेवाड़ वालों की सेना बदायूं के अनुसार मुगलों की तरफ से कितने फौजी थे? और मेवाड़ वालों की तरफ से श्यामल दास जी कितने कितने बताते हैं? 80,000 और 20,000। हाथी कौन कौन से मुगलों की तरफ से? मर्दाना और गजमुक्ता। और मेवाड़ वालों की तरफ से? और राम प्रसाद का नाम बदलकर। ये युद्ध किस किस के बीच का संघर्ष था? एम्परियलिस्टिक पावर और रीजनल फ्रीडम। प्रताप ने इस युद्ध में जीत दर्ज किया। हल्दी घाटी में जीते इसे मुगलों की कौन सी छवि टूटी? अजयता की। प्रताप कम संसाधनों से लड़ाई से मेवाड़ की जनता में नैतिकता का संचार हुआ। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता और जनजातियों में कौन सी भावनाएं लाई? और हल्दी घाटी को तो आज भी राष्ट्रवादियों के लिए। अच्छा, हल्दी घाटी में हार गए तो मुगलों की तरफ से खुद अटैक करने के लिए कौन आ गया था? अकबर अटैक करने के लिए कब आया? 1576। उदयपुर पे कब्जा करके नाम बदल के उदयपुर किस किस को सौंपता है? और खुद किधर निकल गया था? आगे वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की तरफ निकल गया था। अच्छा, इधर बाद में कुंभलगढ़ पे किला करने के लिए, कुंभलगढ़ किले पर हमले के लिए किसको भेजा गया? शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण किए? 3। कब कब किए थे? 78 और 79 में। अब्दुल रहीम की बेग में कहां से गिरफ्तार की गई? कौन गिरफ्तार करता है? वापस है सम्मान कौन पहुंचाता है? दिवेर का युद्ध कब हुआ था? कौन से त्योहार के दिन? प्रताप ने मुगल सेना को, अमर सिंह ने मुगल सेनापति। जमस्टोड इस युद्ध को क्या कहता है? आसपास की कौन सी रियासतें साथ देने के लिए आई? अंतिम आक्रमण अकबर की तरफ से किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा ने कब किया था? प्रताप आमेर के कौन से इलाके पे कब्जा कर लेता है? प्रताप ने स्थायी राजधानी कहां पर बनाई थी? चावंड के अंदर। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। छतरी कहां पर बनी हुई है? बांडोली में कितने खंभों की छतरी है? मालपुरा में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए गए? जालरात तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर। चावंड के अंदर क्या क्या निर्माण कार्य हुए? चावंड से किसकी शुरुआत की गई? इसका मुख्य चित्रकार कौन था? चक्रपाणी मिश्र की किताबों के नाम बताओ। राजाभिषेक, मुहूर्त माला और अच्छा हेमरतन सूरी की बुक बताओ। गोरा बादल, पद्मिनी, चौपई। मंडेर की जागीर किसको दी गई? ऐसा हमें कौन सा अभिलेख बताता है? उदयपुर अभिलेख कब का है? 2 चारण कवि दरबार में कौन कौन थे? माला साधु और रामा साधु। कौन से 2 जैन भाइयों ने आगे सहायता की थी? कौन से गांव में मिले थे वो प्रताप से? भामाशाह को मेवाड़ का। भामाशाह को मेवाड़ में क्या बनाया गया? कितने हजार की सेना कितने साल तक रख सकते थे? 25,000 की सेना 12 साल तक। अस्थायी राजधानी कहां पे थी? आवरगढ़। और वहां पे आपके शस्त्रागार कहां पर बनाया गया था? मायरा की गुफा। इतना ही पढ़ा, चलो आगे बढ़ते। लिखो अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा प्रताप की डेथ कब होती है? 1597। अच्छा, 97 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर वापस आक्रमण करने शुरू कर दिए। बीच के 12 साल 85 से लेकर 97 तक अकबर ने कोई भी अटैक। जैसे प्रताप की डेथ हुई तो अकबर को लगा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या पता अमर सिंह कर ले। पर अमर सिंह इस मामले में प्रताप का बाप ही था और उसने खूब ही लड़ाइयां लड़ी और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। कब होती है अकबर की डेथ? एक नया मुगल बादशाह था, नया मुगल बादशाह जहांगीर। कौन है? और 10 साल जहांगीर ने पंगे लिए। 10 साल तक। अब जहांगीर को तो एक ही जगह जीतनी है, मेवाड़, बाकी तो उसके पिताजी जीत गए। अकबर ने बाकी क्षेत्रों पर तो अधिकार कर लिया था। एक इलाका बचा हुआ, वो इलाका कौन सा बचा हुआ है?
बड़ी रियासतों में एक मेवाड़ बची हुई है, इसलिए जहांगीर का पूरा फोकस ही एक जगह पे था कि अपने को क्या जीतना है। तो उसने अपनी पूरी शक्तियां मेवाड़ की तरफ लगाई, खूब लंबी लंबी फौजें यहां पर भेजी, लेकिन उसकी पार नहीं पड़े। ऐसा करते हुए उसे 10 साल हो गए। तो अब क्या गया 1600, तो जहांगीर ने अपने सबसे योग्य बेटे को भेजा, खुर्रम। कौन से बेटे को? जिसको आप शाहजहां कहते हो ना। शाहजहां का नाम उन दिनों क्या हुआ करता था? खुर्रम। मुगल बादशाह राजा बनने के बाद अपने नाम दूसरे रख लिया करते, पहले उसके नाम दूसरे हुआ करते। तो शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम को भेजा, खुर्रम तू जा। वही जहांगीर अजमेर तक खुद आया, अजमेर तक आया। यहाँ पे भाई राजस्थान की रियासत को कंट्रोल में करना, मुगलों का जो राजस्थान में जो सबसे बड़ा अड्डा था, अड्डा कौन सा है? अजमेर। तो अजमेर तक तो जहांगीर आया, और अजमेर में आने के बाद में उसने अपने बेटे खुर्रम को कहा कि तू जा, और जाके मेवाड़ जीत गया। खुर्रम इंटेलिजेंट था। खुर्रम ने उन सारे सेनापतियों को बुलाया जो पहले भले हार के आए थे, भले कोई छोटा मोटा युद्ध जीत के आए थे, वो सारे बुलाए गए। और उन सारे सेनापतियों को बुलाकर तुम तो एक रीजन बताओ मुझे कि तुम अमर सिंह को पकड़ क्यों नहीं पाए? क्या कारण है कि अमर सिंह तुम्हारी पकड़ से बाहर है? क्या तुम्हें कभी समाचार नहीं मिलता कि अमर सिंह उन पहाड़ियों में बैठा हुआ है? क्या तुम उसे पकड़ने के लिए नहीं जाते? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम उसे पकड़ने पहुंचे और एंड टाइम पर वो लोकेशन चेंज कर गया हो, लेकिन तुम नजदीक तो पहुंचे उसके, और तुम्हें लगा कि यार थोड़ी देर पहले आते तो पकड़ लेते? उन्होंने कहा सर कई बार हुआ ऐसा। फिर तो लोकेशन चेंज हो जाती है उनकी। तो उनको क्या पता तुम आ रहे हो जो लोकेशन चेंज हो जाती है? कहा सर हम जिन गांवों के अंदर से जाते हैं, वो गांव वाले एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे, तीसरे से चौथे गांव लगातार न्यूज देते हैं, और अमर सिंह तक हमारे से पहले न्यूज चली जाती है। उनकी जासूसी व्यवस्था अपने से भी अच्छी हो रखी है, और उनको पहले से पता होता है हम कौन से रूट से हमला करेंगे। अमर सिंह रूट चेंज करके हम पे ही हमला कर देता है, इसलिए अपनी सेना तो बेचारी मार खा के वापस भाग के आती है वहां से, इसलिए सेना अगली बार जाने की हिम्मत ही नहीं करती। और क्या दिक्कत आती है तुम्हें मेवाड़ में कि सर किसी भी गांव के अंदर कोई पानी मांगने भी चला जाए तो पानी नहीं पिलाता कोई मेवाड़ी, और यदि 4-5 फौजी हो अकेले तो गांव वाले कूट कूट के मार देते हैं। और क्या दिक्कत आती है? क्या सर भील, पता नहीं कौन से पेड़ से कौन सा तीर कमान आ जाएगा, हमारे समझ भी नहीं आता खुद के। जहांगीर शाहजहां इंटेलिजेंट था, खुर्रम इंटेलिजेंट था, और खुर्रम ने दिमाग लगाया। उसने कहा इसका मतलब है हमारे लिए प्रॉब्लम अमर सिंह नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम जनता है। उनका सर एकदम आप सही पकड़े हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम वो जो अमर सिंह है वो नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम कौन है? जनता है। तो खुर्रम ने कहा यार पहले बताते तो बहुत इजी सा तरीका है। क्यों सर? अब क्या करेंगे हम कि अब अमर सिंह पे हमला ही नहीं करना। तो क्या करना है अपने को कि आप तो जाओ किसी गांव को घेरो, पूरे गांव को घेर लो, 10,000 की फौज जाके गांव घेर लो, महिलाओं को अलग, बच्चों को अलग, पुरुषों को अलग निकालो, पुरुषों को सबको मार दो, महिलाओं और बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो, रेप करके फेंक फांक दिया जाए। कई गांव के अंदर मेवाड़ वालों ने ये किया, 3-4 गांव के अंदर गांव घेर के बैठे, पुरुषों को सबको घरों से बाहर निकाल के कत्ल कर दिया, महिलाओं को ले जाके दिल्ली में बेच दिया। 3-4 गांव के अंदर जब विवाद, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला कैसे कर सकती है? जनता 2-4 लोगों का तो मुकाबला कर ले। अब वो जनता भाग के अमर सिंह के एक बेटे थे कर्ण सिंह, क्या नाम था? कर्ण सिंह के पास गई। राजकुमार थे कर्ण सिंह, जो सबसे बड़ा बेटा होता उसको बोलते युवराज, क्या बोलते? प्रिंस। प्रिंस हुआ करता था जो अगला राजा बनेगा। तो प्रिंस कर्ण सिंह के पास गई और प्रिंस कर्ण सिंह को जाके कहा भाई कर्ण सिंह 1527 में खानवा हुआ था, उसके बाद मुगल आ गए थे, मुगलों को 1527 से लेके अब आ गया 1615। कौन सा सन आ गया? लगातार हम मेवाड़ के लोगों के साथ में लड़े हैं, मेवाड़ के राजाओं के साथ में लड़े हैं। कहावत यह हो गई कि जठराणु जी कब बैठे उदयपुर, जहां राणा जी कहेंगे उदयपुर वहीं हो जाएगा। हम लगातार आपके साथ लड़े, आपका तन मन धन से साथ दिया है, पर प्रिंस कर्ण सिंह अब पार नहीं पड़ेगी। गांव घेर लिया हमारे, लुगाई टाबरों को ले जाके बेच रहे हैं, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं, पुरुषों के सर कलम किए जा रहे हैं। क्या तरीका बच सकता है? जनता आखिर सेना का मुकाबला कर सकता, कब तक कर सकती है? प्रजा की रक्षा करने का दायित्व किसका? राजा का। इसलिए हे राजकुमार अब रक्षा कीजिए। राजकुमार कर्ण सिंह प्रैक्टिकल बंदा था, वो जानता था कि रक्षा करने का मतलब है अब गांव के अंदर आके लड़ाई करनी पड़ेगी। मुगल यही चाहते हैं कि हम पहाड़ छोड़ के मैदान में आए और मैदान में आके लड़े। 90 साल हो गए थे मेवाड़ वालों को मुगलों से लड़ते हुए, अब सेना कहां बची थी? सेना छोटी थी, उस सेना से केवल आप पहाड़ों के अंदर लड़ सकते हो, मैदान के अंदर आके लड़ नहीं सकते। इसलिए कर्ण सिंह को पता था कि यदि मैदान में जाएंगे तो सारे मर जाएंगे, और यदि सारे मर जाएंगे तो मुगल मेवाड़ पे कब्जा करेंगे, फिर पता नहीं और कितना त्राहिमाम मचेगा यहाँ पर। इसलिए कर्ण सिंह अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी कौन है? और उसने अमर सिंह के पास जाकर भाई अपने पास संधि के अलावा और कोई चारा नहीं है, अपने को मुगलों से संधि करनी ही पड़ेगी। अमर सिंह बेचारा वैसे कहे कि यार मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूं, मैं ही संधि कर लूंगा, फिर मतलब ही क्या इस बात का? कर्ण सिंह ने कहा कई बार संधि का मतलब हार नहीं होता है, कई बार संधि का मतलब यह भी होता है कि कुछ समय के लिए युद्ध रोक दिया जाए ताकि अगले युद्ध की तैयारी की जाए। हम 2 कदम पीछे हटेंगे तो अगली बार 4 कदम मारेंगे। जान है तो जहान है। यदि मर गए सारे लड़ते हुए तो बाद में मुगलों के खिलाफ कौन लड़ेगा? सारे मर गए तो बेचारी इस पब्लिक की बाद में रक्षा कौन करेगा? और अमर सिंह फिर भी बातें समझ में आई नहीं। अमर सिंह ने कहा तुम्हें ज्यादा ही लगता है, सामंत वगैरह आए सलुम्बर वाले, उन्होंने कहा भाई संधि करेंगे और कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो उसने कहा ये लो चाबियां, ये लोग राजकुमार कर्ण सिंह आज के बाद राजा है, मैं तो तुम्हारा राजा ही नहीं हूं, जैसे तुम्हें जो करना वो कर लो। और अमर सिंह ने 1615 में अपना पूरा शासन कार्य किसको सौंप दिया? कर्ण सिंह को सौंप दिया। कर्ण सिंह ने अपने 2 दूत भेजे बातचीत करने के लिए, एक का नाम था हरिदास, क्या नाम था? और एक का नाम था शुभकरण। कौन कौन बंदे बताओ देखे? ये 2 बंदे भेजे खुर्रम के पास। किसके पास भेजे?
किसकी तरफ से? मेवाड़ की तरफ से गए। कौन भेज रहा है उनको? राजकुमार कर्ण से। कौन कौन? 2 बंदे। संधि का प्रस्ताव लेके किसके पास में गए? और इन्होंने खुर्रम को जाका, भाई राजकुमार खुर्रम, मेवाड़ वाले संधि करना चाहते हैं, हम दोनों तुमसे संधि की बात करने के लिए। खुर्रम राजी। खुर्रम ने कहा बेटो 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 चाय लो भाई इनके लिए। उन्होंने कहा चाय भाई बाद में पी लेंगे, पहले संधि की बात कर लेते हैं। अरे संधि हो जाएगी, आप आ गए, हमने इसमें संधि मान ली, आ तो पियो चाय पियो। अरे उन्होंने कहा सुन तो सही तू, संधि की शर्तें तो बता तुम्हारी क्या है। और खुर्रम ने कहा यार सिंपल सी बात है, मुगलों के साथ जो कोई संधि करता है उसको मुगलों के दरबार में आना पड़ेगा, और मुगल जहां भेजेंगे वहां पे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ये तो था कि जहां भेजेंगे वहां लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था कि बूंदी के राजा सूर्य ने कहा था कहीं भेज देना लेकिन अटक पार। सीधी सी बात है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूं, मेरी लड़ाई हो आप साथ देने के लिए आओगे, आपकी लड़ाई हो मैं साथ देने के लिए आऊंगा। मुगलों के साथ में कोई संधि कर लेता तो बाद मुझसे तो कोई लड़ाई करता ही नहीं। लोगों को लगता है इसे लड़ाई की तो कौन साथ देने के लिए आ जाएगा? मुगलबाज। पर मुगलबाज का साम्राज्य विस्तार करता था, उसको साउथ में भी कब्जा करना है, कश्मीर पे कब्जा करना है, काबुल पे कब्जा करना है, अफगानिस्तान पे कब्जा करना है, तो फिर वो अपनी सेना लेके जाता तो अपने वाले राजाओं को उसकी तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ता। तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में भेज दो और हम जहां कहेंगे वहां पे लड़ने के लिए चले जाओ। तुमने सुन, यही तो बात है, हमारा राजा तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता। तो संधि कौन करना चाहता है? तो संधि हमारा राजकुमार करना चाहता है। और राजा ने मना किया साहब साहब कि न तो मैं संधि करूंगा और ना ही मैं इनके दरबार के अंदर जाऊंगा। तो फिर दरबार में कौन आएगा? क्यों राजकुमार ही आ सकता है दरबार में। तो खुर्रम ने कहा यार फिर तो कैसे पार पड़ेगी, हमने तो पूरे हिंदुस्तान में संधियां की, तो बाद में दरबार में किसको बुलाया? राजा को। तो यार ये संधि तो फिर पार नहीं पड़ेगी। हरिदासो करने का चलो ठीक है, तो फिर लड़ाई की तैयारियां कर लो, वापस जाके तैयारियां करते। खुर्रम ने कहा बैठो यार तुम ऐसे मत करो, तुम बार बार लड़ाई की बातें मत किया करो, मैं भाई डैडी से फोन पे बात करता हूं थोड़ी। और खुर्रम ने जहांगीर से बातचीत की कि भाई ये मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार हैं, पर ये करें हमारी तरफ से राजा नहीं आएगा, राजा की जगह कौन आएगा? राजकुमार आ जाएगा, कर्ण सिंह युवराज आ जाएगा हमारी तरफ से। क्या करना है? जहांगीर ने कहा चुपचाप संधि कर ले। तो पापा पर लोग कहेंगे कि यहां आपने बदल दिए नियम। अरे का कोई नहीं कहेगा लोग, लेकिन कलंक तो मिटे, अपने पे कलंक है। आता जाता दिल्ली के अंदर मुझे पूछ के जाता है कि इस बार वहां पे मेवाड़ में कौन हार गया? यार मेरी पोजीशन भी तो देख यार, और प्लीज इनसे संधि कर ले, जैसा जो ये करना चाहता है वैसे संधि कर ले। तो बाद में कहा गया कि मेवाड़ का जो राजा और मुगलों के दरबार में, उनकी जगह कौन जाएगा? जो भी जाता उसको सेना लेके जाना पड़ता, लड़ना है तो सेना लेके जाना पड़ेगा। तो कहा मेवाड़ वाले कितनी सेना भेजेंगे? का 1000 सैनिक। कितने सैनिक भेजेंगे? पहले सेना घोड़ों वाली होती तो घुड़सवार सैनिक। 1000 कैसे सैनिक? घुड़सवार। अब संधि हो गई, संधि का मतलब तो दोस्त है। मेवाड़ वालों का एक मुख्य किला अभी तक मुगलों के पास में था, चित्तौड़। कौन सा किला था? तो कहा हमें चित्तौड़ वापस दोगे। मुगलों ने कहा ठीक है भाई चित्तौड़ तुम्हारा वापस, अब जब दोस्त बन गए, लेकिन तुम चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? यदि तुमने उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, यदि तुमने उसको रीबिल्ड करवाया, तो हम ये मानेंगे तुम लड़ाई की तैयारियां कर रहे हो। क्या ठीक है, उसका हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाएं। मैंने दिन आपको पहले बताया था कि पहले जब लंबे टाइम तक लड़ाइयां चलती और उसके बाद में जब लड़ाइयां बंद होती तो आपस में शादी ब्याह होते। हम पढ़ते हैं कि अरुण और राज और वो उधर गुजरात वाले लड़ रहे थे तो बाद में शादी ब्याह हो गया था। हमने पढ़ा था कुंभा और जोधा लंबे टाइम तक लड़ रहे थे, इनमें बाद में शादी ब्याह हो गए थे। तो ये भी 90 साल बाद लड़ाई रुक रही थी। तो मेवाड़ वालों ने कहा लड़ाई रोक रहे हैं, शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो खुर्रम ने कहा कौन कर रहा है तुम्हें शादी ब्याह? नहीं फिर भी लाइन में लिखो। कहे नहीं के पे लाइन लिखो यहाँ पे। तो कहा मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, उसकी जगह कौन जाएगा? राजकुमार। कितने घोड़े लेके, कौन सा किला देंगे, लेकिन तुम उसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर और किसी भी प्रकार के शादी ब्याह नहीं। ये संधि किस किस के टाइम में हो रही है? मेवाड़ का राजा तो कौन है? अमर, भले अमर सिंह संधि नहीं कर रहा, संधि कौन कर रहा है? उधर मुगलों का बादशाह कौन है? जहांगीर। हालांकि संधि कौन कर रहा है? खुर्रम। आगे बात समझो। इधर से संधि का प्रस्ताव लेके कौन कौन गए? अड़िंगा मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615। मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। और मेवाड़ का राजा कौन है? अमर सिंह। लिखो संधि की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ट्रीटी। मुगल मेवाड़ संधि या मुगल मेवाड़ ट्रीटी जो भी थी, इसकी शर्तें क्या थी? संधि की शर्तें 1 नंबर लगा के लिखो। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल कोर्ट। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा ऑफ मेवाड़ विल नॉट ज्वाइन मुगल कोर्ट। 2 नंबर लिखो। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़
विल अपीयर मुगल्स कोर्ट। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में हाजिर होगा। प्रिंस ऑफ मेवाड़ विल अपीयर इन मुगल्स कोर्ट। कौन अपीयर होगा उसकी जगह पे? प्रिंस होगा, किंग की जगह। 3 नंबर लिखो। कितने घोड़े लेके जाएगा वो? तो लिखो, मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल गिव सपोर्ट ऑफ 1000 कैवलरी सोल्जर्स। मेवाड़ विल गिव सपोर्ट ऑफ 1000 कैवलरी सोल्जर्स टू मुगल्स। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ विल गिव सपोर्ट ऑफ 1000 कैवलरी सोल्जर्स टू मुगल्स। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। कितने घुड़सवार सैनिकों की? कौन सहायता देगा? और लास्ट लिख लो एकदम। अच्छा 2 रह गए ना, एक और लिखो। पहले 3 लिखे ना अभी, हाँ चौथा लिखो। मेवाड़ सॉरी मुगल मेवाड़ को चित्तौड़ का किला वापस देंगे। मुगल मेवाड़ को चित्तौड़ का किला वापस देंगे। चित्तौड़ विल रिटर्न बैक टू मेवाड़ बाय मुगल्स। चित्तौड़ विल बी रिटर्न बैक, ये लिखो, चित्तौड़ विल बी रिटर्न बैक टू मेवाड़ बाय मुगल्स। मुगल मेवाड़ को चित्तौड़ का किला वापस देंगे। चित्तौड़ फोर्ट विल बी रिटर्न बैक टू मेवाड़ बाय मुगल्स। इसी में कंटिन्यू करना। लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता, बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट। लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता, बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट। लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता, बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट। पुनर्निर्माण ऐसे लिखते हैं, सही लिखो पुनर्निर्माण। बट मेवाड़ कांट रिकंस्ट्रक्ट इट, रीबिल्ट इट। इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। ऊपर वाले जो रह होते हैं वो अक्सर उस शब्द से पहले बोले जाते हैं जिस पे लिखे होते हैं, तो यूं बोलते टाइम ध्यान रखा करो। ऊपर जब भी लगाना हो, क्या बोल रहे हैं हम? पूरे पूरे बोल देखो, पू न रह। इसका मतलब आधा लिखना तो यहां नहीं लिखा जाएगा, अब ये अगले वाक्य के ऊपर जाएगा। पू न रह नी रह, अब यूं बोला जाता है पू न रह नी रह मा न, है ना। कई टाबर तो बाद में इसको वैसे लिखते हैं, पूर्ण निर्माण। कईयों को और 1.5 होशियार होते हैं, कईयों को लगता लिखा तो नहीं जाएगा, तो बाद में लिखते हैं पुनः निर्माण। उन्हें लगता रह तो नहीं लगा पाएंगे, अपने को पता है अपना, ये बिंदु लगा के काम चलाया जाए अपना, तो ध्यान ही रख लिया करो थोड़ा सा। तो क्या 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 लिखा? मेवाड़ जो है वो उसका पुनर्निर्माण नहीं करो। एक लास्ट लाइन लिख, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। मैरिटल रिलेशंस विल नॉट बी स्टैब्लिश्ड। क्या क्या 4 बातें, 5 बातें बताओ। देखिए, राणा जी नहीं जाएंगे, राणा जी की जगह कौन जाएगा? युवराज कितने घोड़े लेके जाएगा? कौन सा किला वापस देंगे? लेकिन तुम उसका क्या नहीं करवा सकते? और एक लास्ट बात है, किसी प्रकार के शादी ब्याह नहीं। लिखो, संधि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी। ये संधि की शर्तें हो गई। अब लिखो, संधि का महत्व। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम मेवाड़ को युद्धों के लिए, संघर्ष के लिए याद करते हैं या उनके संधि और समझौतों के लिए याद करते हैं? संघर्ष के लिए याद करते हैं। लेकिन संधि का मतलब है संघर्ष की भावना बढ़ रही है या कमजोर पड़ गई? हम कहते हैं साहब, सांगा और प्रताप के टाइम से जो मुगलों के खिलाफ एक संघर्ष की भावना थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर जाकर क्या पड़ती है? ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। 1 नंबर लिखो, सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही संघर्ष की भावना को आघात, या स्वतंत्रता की भावना लिखो, स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा। आघात समझते हो? या पतन हुआ? पतन हुआ लिख लो, बोले आघात लगाया, पतन हुआ। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा। सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम, सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप, सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप, डैमेज्ड या डिक्लाइंड, कुछ ही लिख लो, डैमेज भी या डिक्लाइन भी, डैमेज्ड या डिक्लाइंड। सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रीडम विच वॉज देयर सिंस सांगा एंड प्रताप, डैमेज्ड। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात लगा या स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। जो अच्छा लगे, वो कमजोर पड़ी कहीं ना कहीं, वो जो पहले जैसी मजबूत अब उतनी नहीं रही थी। ये तो एक नेगेटिव बात है इसकी। पॉजिटिव बात ये थी कि जब युद्ध बंद होंगे तो शांति आएगी, और जब शांति आती है तो अपने साथ में कला को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? वह शांति काल में कोई भी राजा चित्रकला को बढ़ावा देगा, महल मालिया बनवाएगा, कुछ झीलें बनवाएगा। कल्चरल एक्टिविटी जितनी भी हो सकती है वो युद्धों के दौरान नहीं हो सकती। वो कब होगी? हमेशा
शांति के दौरान होगी। तो मेवाड़ में भी शांति आई तो कलात्मक गतिविधियों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। देखो, युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध बंद होने से विद एंड ऑफ वॉर्स मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई। पीसफुल एनवायरमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मेवाड़। मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड आर्टफुल एक्टिविटीज, कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। याद रह जाएगी बात? ये भाई एक अच्छी बात हो गई। क्या हो गई आपकी बुरी? आप नोटिस करो, देखे कि महाराणा प्रताप ने कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा कब दिया था? जब राजधानी चावंड चली गई। राजधानी कहां चली गई? क्योंकि चावंड जाने के बाद उन पर बाहरी आक्रमण कोई भी नहीं हुआ, आक्रमण नहीं हुआ तो अब शांति से बैठे थे। शांति से बैठे थे, चित्रकला को भी बढ़ावा दिया, महल मालिके भी बनवाए थे, मंदिर भी बनवाए थे, किताबें भी लिखवाई थी। और जब तक युद्धों में चल रहे थे ये सारे काम नहीं हो रहे। आप सांगा को पढ़ो, देखे आप सांगा को पढ़ोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको। हम यूं फ्लो में पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते कि सांगा के बारे में पढ़ने के लिए अपने पास चीज क्या है? अच्छा, युद्ध क्या है? खातोली, बाड़ी, गागरोन, ईडर, बयाना, खानवा। एक बताओ कि बुक लिखी गई, सिंगल बताओ कि कोई चित्रकला को या किसी दूसरी कला को बढ़ावा मिलाओ, क्योंकि सांगा का पूरा जीवन ही किसमें निकल गया? हाँ, कई अपवाद होते हैं कुंभा जैसे, जो दिन में लड़ाई और रात को नोट्स तैयार कर लेते हैं। पर यार एक्सेप्शन हमेशा नियम की पुष्टि करता है, अपवाद नियम की पुष्टि कर देता है। तो कुंभा जैसे अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी राजा या तो युद्ध कर सकता है या कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है। यहां पर मेवाड़ को अब मौका मिला तो मेवाड़ ने कल्चरल एक्टिविटी को क्या दिया? बढ़ा। थोड़ी बातें वो लिखते हैं, अलग से जो बातें वो लिखते हैं अपने। ये लिखो, देखिए लाइन छोड़ के लिखना, महत्व हो गया, इसके बाद लाइन छोड़ के लिखो। लिखो, अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह कंक्लूडेड दिस ट्रीटी अंडर प्रेशर ऑफ प्रिंस करण सिंह। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह कंक्लूडेड दिस ट्रीटी अंडर प्रेशर ऑफ प्रिंस करण सिंह। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। अमर सिंह कंक्लूडेड दिस ट्रीटी अंडर प्रेशर ऑफ प्रिंस करण सिंह। युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। नीचे लाइन छोड़ के लिखो, अमर सिंह इस संधि से बेहद निराश था। अमर सिंह वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दिस ट्रीटी। अमर सिंह इस संधि से बेहद निराश था। अमर सिंह वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ट्रीटी। अमर सिंह इस संधि से बेहद निराश था। अमर सिंह वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस ट्रीटी। मैंने बताया था कि अमर सिंह ने जगह वो राजगाह जी किसको सौंप दिया था? कर्ण सिंह, और वो जगह ही छोड़ देता है। वो एक जगह पे कुटिया बना के रहने लग जाता है। मेवाड़ में एक जगह थी नौ चौकी। कौन सी जगह थी? लिखो, तथा वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। एंड ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड नौ चौकी। तथा वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। एंड ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड नौ चौकी। तथा वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। एंड ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड नौ चौकी। तथा वह नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। कौन सी जगह पे जाकर रहने लगा? नौ। कौन? अमर। सुनना, देखो एक बात और सुनना। अमर सिंह के बाद में अगला राजा बनेगा कर्ण सिंह। कौन बनेगा? कर्ण सिंह के बाद अगला राजा बनेगा जगत सिंह। क्या नाम है? जगत सिंह के बाद अगला राजा बना राज सिंह। कौन बना? राणा राज सिंह। जब राणा बना तो राणा राज सिंह ने एक झील बनवाई। उस झील का नाम रखा गया राजसमंद। क्या नाम रखा गया? तो जब राजसमंद झील बना रहे थे तो कहा भाई राजसमंद झील कहां बनाई जाए? तो कहा राजसमंद झील, उसने कहा कि नौ चौकी पे बनाओ। कहां पे बनाओ? क्यों नौ चौकी पे क्यों बने? यहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का पानी रोका गया था, गोमती। कौन सी नदी? झीलें ऐसे तो बनती है, नदी का पानी ज्यादा है तो उसका पानी रोक के डैम बना के स्टोरेज कर लिया जाए ताकि नदी के अंदर बाढ़ ना आए। तो गोमती नदी का पानी रोके और गोमती में फ्लड कम आए, इसलिए एक झील बना दी गई। झील का नाम राज सिंह ने बनवाई, इसलिए नाम क्या रखा गया? पर गोमती तो लंबी चौड़ी, एग्जैक्टली गोमती को कहां रोके, कहां पर ये झील बने? तो उसने कहा नौ चौकी पे बनाओ। तो नौ चौकी पे क्यों बने? आगे पीछे बना लेते हैं कहीं पर। उसने कहा नौ चौकी पे मेरे परदादा जी ने अपने जीवन के 5 साल बिताए थे। क्योंकि अमर सिंह की मृत्यु तो कब होती जाके 1620, संधि कब हो गई थी 1615। उसके बाद वो कहां जाकर रहने लगे? तो उसने कहा मेरे परदादा जी यहाँ कुटिया बना के रहते थे, इस जगह का हमारे लिए महत्व है, इसलिए यहाँ पर कौन सी झील बनाई जाए? राजसम। तो कोई पूछेगा कि अमर सिंह संधि से निराश होकर किसी स्थान पर जाकर रहने लग गया था, कालांतर में उस स्थान पर कौन सी झील बनाई गई थी? कौन सी झील बनाई गई थी? लिखो, इसी में लिखो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेक राजसमंद वाज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। लेक राजसमंद वाज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था।
लेक राजसमंद वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर। यहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? राजसमंद झील का। कहां पे? नोच। कहां पे करवाया गया? नोच। अच्छा, संधि का प्रस्ताव लेके कौन कौन गए थे? हरिदास और शुभकरण। मुगलों की तरफ से संधि कौन कर रहा था? लिखो, हरिदास तथा शुभकरण। हरिदास एंड शुभकरण। हरिदास तथा शुभकरण। हरिदास एंड शुभकरण मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी फ्रॉम मेवाड़ साइड। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी विद फ्रॉम मेवाड़ साइड। प्रपोजल ऑफ ट्रीटी फ्रॉम मेवाड़ साइड। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। वेंट विद प्रपोजल ऑफ ट्रीटी फ्रॉम मेवाड़ साइड। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की। खुर्रम कंक्लूडेड ट्रीटी फ्रॉम मुगल साइड। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की। खुर्रम कंक्लूडेड ट्रीटी फ्रॉम मुगल साइड। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की। खुर्रम कंक्लूडेड ट्रीटी फ्रॉम मुगल साइड। अच्छा, मेवाड़ का राणा नहीं जाएगा, कौन जाएगा? युवराज। युवराज कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में कौन गया? लिखो, युवराज कर्ण सिंह, प्रिंस कर्ण सिंह। युवराज कर्ण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। ज्वाइंट कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। प्रिंस कर्ण सिंह ज्वाइंट कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। किसके दरबार में गया? जहांगीर के दरबार में। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं इसको। जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 5,000। जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर अपॉइंटेड हिम एज मनसबदार ऑफ 5,000। जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर अपॉइंटेड हिम एज मनसबदार ऑफ 5,000। अब इस शब्द को सुनिए, एक नया शब्द है अपने सामने। क्या शब्द है बताओ? देखे, मनसबदार। क्या शब्द है? अब मनसब पे ध्यान दीजिए। मनसब का मतलब होता है पोस्ट। मनसब का मतलब क्या होता है? अरबिक लैंग्वेज का एक शब्द है मनसब, जिसका इंग्लिश में मतलब निकालोगे तब पोस्ट, और हिंदी में अपने तो कह दो पद। क्या कह दो? पद। मुगलों के दरबार में जो कोई जाएगा, जो कोई मतलब जो कोई, मतलब भले वो रसोईया हो, भले वो कोई दूब सही करने वाला बंदा हो, भले उनके गार्डन की रखवाली करने वाला कोई बंदा हो, भले उनके लिए सब्जियां उगाने वाला बंदा हो, जो कोई उनके दरबार में है, उन सबको पद मिलेंगे। सबको क्या मिलेंगे? पद को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जो कोई उनके दरबार में होगा उसको क्या मिलेंगे? मनसब। जिसको ये मनसब मिलेगा उसको बोलेंगे मनसबदार। क्या बोलेंगे? जिसको थाना मिले वो, तहसील मिले वो, ठेका मिले वो, मनसब मिले वो। आगे बात सुने। दार का तो मतलब धारक है, उसको प्राप्त करने वाला दार है अपने आप में, और कुछ ही नहीं है। और मनसब, मनसब का मतलब क्या है? पद। क्या है? पद या पोस्ट। अच्छा, कैसे मिलेगी ये पोस्ट? तो कहते हैं ये पोस्ट का नंबर होगा 10 से लेके 10,000 के बीच। किससे किसके बीच में? जैसे किसी आदमी को कहा कि तू 10 का मनसबदार है, किसी को कहा कि तू 100 का है, किसी को कहा कि तू 500 का, तू 700 का, तू 1500 का, तू 2,500 का, तू 3,500 का, तू 5,000 का, तू 7,000 का, तू 10,000 का। ऐसे 10 से लेके कहां तक नंबर देंगे हम? ये जो नंबर हुआ करते थे, मनसब के जो नंबर होते, इससे उस बंदे की औकात पता चलती। क्या पता चलती थी? जैसे मैं अभी बताऊं, मैं आपके सामने 4 बंदे लेके आऊं और मैं 4 कहूंगी ये भाई 4 मेरे फ्रेंड है, और इनमें एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक थर्ड ग्रेड है और एक फोर्थ ग्रेड है। आप क्या बता सकते हो ज्यादा से ज्यादा उनकी? क्या आप पता लगा सकते हो उनकी सैलरी कितनी कितनी है? ना, एग्जैक्ट उनकी सैलरी आप ही नहीं। क्या आप ये बता सकते हो उनकी पोस्टिंग क्या है? नहीं। मैंने केवल इतनी सूचना दी है। क्या बता सकते हो क्या नौकरी करते हैं? नहीं। आप उनकी औकात बता सकते हो। आप कहोगे सर ये फर्स्ट ग्रेड वाला है, ये पक्का कोई आरएस लगा हुआ होगा आपका दोस्त। आप लगे सर ये जो सेकंड ग्रेड है, ये हमें लगता है सर कोई मार्ट साहब है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई होगी, आपका कोई दोस्त क्या लग गया होगा? मार्ट साहब। थर्ड ग्रेड है, आपको लगेगा सर ये लैब असिस्टेंट ऐसी वैकेंसी आती है ना, आपके दोस्त ऐसे एग्जाम भी देते हैं, हमें सब पता चल गया है ना। या कोई दूसरा थर्ड ग्रेड टीचर होगा, या कोई क्लर्क होगा, एलडीसी यूडीसी टाइप की पोस्ट होगी। और फोर्थ ग्रेड है, आपने कहा सर ये दोस्त पढ़ता नहीं था आपका, ये कोई पियोन की जॉब कर रहा है। औकात ही बता रहे हो ना, और कुछ भी नहीं बता सकते? क्या नाम, पते, उनकी तनख्वाह, उनकी पोस्टिंग कुछ भी पता चल सकती है? नहीं। इससे केवल ये पता चलती है कि इनमें ऊंचा कौन और नीचा कौन, बस मनसब इतना ही बताता है। मनसब आपकी औकात बताता था, और उस समय इन चीजों का बड़ा महत्व होता। उस समय औकात के अनुसार दरबार में बिठाते। 10,000 का मनसबदार है तो पहली लाइन में बैठो, थोड़ा कोई 8,000 का मनसबदार थोड़ा पीछे बैठो, 5,000 वाला थोड़ा और पीछे बैठो, 3,000 वाला थोड़ा और पीछे खड़ो, 2,000, 1,000, 100, 10, तो 10 वाला तो खड़ा ही रहता होगा लास्ट में, सीट भी नहीं मिलती होगी उसको। तो कहां से कहां तक ये मनसब बांटे जाते?
मनसब का मतलब क्या था? पद, पोस्ट या पद हुआ करता। और 10 से लेके कहां तक के बांटते? 10। अच्छा, मुगलों ने एक नियम बना रखा, अकबर के टाइम से एक नियम उनके, कि 5,000 से ऊपर के मनसब अपने राजकुमारों को देंगे। जो मुगल अंपरर है, जो मुगल बादशाह, उसके जो खुद के प्रिंस होंगे, खुद के जो बेटे होंगे, उनके जो मनसब होंगे वो 5,000 से ऊपर क्यों, 6,000, 7,000, 8, 9, 10 के, उनके भी डोल के अनुसार मिलेंगे। जैसे जिसके लक्षण है उसके अनुसार उनको क्या मिल जाएंगे? मनसब। पर 5,000 से ऊपर के हम और किसी को नहीं थे। 5,000 भी नहीं दिया करते दूसरों को। दूसरों को जाते कितने का? जाते मान लो कोई मुगलों के दरबार में गया, उसने साहब मैं तुम्हारी नौकरी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मैं तुमसे संधि करना चाहता हूं, तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहता हूं। आगे ठीक, आजा, 2,000 का मनसबदार खड़ा हो जा, अभी जाके। थोड़े दिन बाद एक किसी युद्ध के अंदर वो बंदा भयंकर लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा, और मुगल बादशाह का साहब इस बार इसकी वजह से जीते हैं, 2,000 वाले मनसबदार की वजह से का प्रमोशन 3,500, आगे खड़ा करो। थोड़े दिन बाद में और पता चला कि साहब एक कोई और ढंग का युद्ध जीत गया, कि सब 4,000। ये 2-3 युद्ध जीते जाते देते में देश के काम आ जाता बंदा खुद। 5 तक भी नहीं पहुंच पाता था, इससे पहले खुद ही मर जाया करता था। तो 5 भी मनसब अपने आप में बहुत बड़ा था। मतलब मुगल राजकुमारों के अलावा यदि किसी को 5,000 का मनसब भी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती। कर्ण सिंह दरबार में गया था, जाते ही पहले दिन जहांगीर ने उसको कितने का मनसबदार बनाया? क्योंकि जहांगीर समझता है कि मेवाड़ की हकीकत क्या है। जहांगीर लिखता है अपनी डायरी के अंदर कि भाई उस दिन कर्ण सिंह मेरे दरबार में है, मैंने खुद जाके कर्ण सिंह का स्वागत किया, और मैंने मेरे राइट साइड की जगह खाली करवाई, और वहां पे कर्ण सिंह को बिठाया, और मैंने कर्ण सिंह को कितने का मनसबदार बनाया? 5,000 का मनसबदार बनाया। वो और लिखता है कि मैं कर्ण सिंह का बहुत मन रखा करता था, कर्ण सिंह का पूरा ख्याल रखता। कर्ण सिंह जब पहले दिन आया था, मैं उसे अपने हथियार दिखाने के लिए लेके गया कि मेरे पास कौन कौन से हथियार है, और कर्ण सिंह ने एक बंदूक उठाई जो मेरी सबसे प्रिय बंदूक थी, उठाई और उठा कर ये तो मैं रखूंगा। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुगल बादशाह की तलवार के या उसकी बंदूक की इस प्रकार से कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कर्ण सिंह का मैं क्या करता? कर्ण सिंह जंगली था। जंगली था उसके कहने का मतलब कि वो पूरी जिंदगी जंगल में रहा था, इसलिए उसको दरबार के एटिकेट्स पता नहीं थे। क्योंकि भाई उदय सिंह जी आ गए थे 1568 में गिरवा की पहाड़ियों में, फतेह प्रताप का पूरा जीवन पहाड़ों में, अमर सिंह का भी 1615 तक पहाड़ों में, तो कर्ण सिंह का तो जन्म ही कहां पर हुआ? पहाड़ों में। अब तक बड़े कहां पर हुए थे? पहाड़ों। तो उसने कहा वो जानता ही नहीं था कि राजा के दरबार में कैसे रहना होता, कैसा नहीं रहना होता, और मैंने मन मार के मेरी प्रिय बंदूक किसको दे दी? कर्ण सिंह। फिर और लिखता है कि लेकिन कर्ण सिंह निशानची बहुत अच्छा था। निशानची मतलब निशाना बहुत अच्छा लगाता है, एकदम बहुत अच्छा निशानची था, और हम दोनों साथ में शिकार खेलने के लिए जाते, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि युवराज ने निशाना लगाया और उसका निशाना चूक गया। हमेशा सटीक निशाना लगाया करता था। एक बार हम दोनों शिकार खेलने के लिए गए हुए, और उस दिन युवराज ने मुझे कहा कि बादशाह सलामत, आज निशाना आप लगाइए, और मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि मुझे निशाना ढंग से लगाना नहीं आता, और मुझे लगा कि यदि आज निशाना टाइम पर नहीं लगाया, सही नहीं लगा, तो युवराज के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने जैसे तैसे अल्लाह को याद किया, आंखें बंद की, किस्मत काम कर रही थी कि हवा उसी दिशा में थी जिस दिशा में निशाना लगाना था, और मेरा निशाना सटीक लग गया, और युवराज के सामने मेरी बेइज्जती होने से रह गई। तो कर्ण सिंह की खूब तारीफें करता है, कर्ण सिंह को मैंने ये भी दिया, ये भी दिया। इवन वो अमर सिंह और कर्ण सिंह इन दोनों की जो मूर्तियां वो आगरा के किले में लगवा देता है। बाप बेटे थे दोनों, कर्ण सिंह और अमर सिंह। अकबर ने किसके लगवाई? जयमल पत्ता। और अमर सिंह ये किसके लगवा देता है? जहांगीर। अमर सिंह की और कर्ण। वो तो बाद में आया औरंगजेब, उसने, मैं बताता हूँ किस किस की मूर्तियां हैं, लिखो। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। गॉट इंस्टॉल्ड स्टैच्यूज ऑफ अमर सिंह एंड कर्ण सिंह इन आगरा फोर्ट। अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां कहां पर लगवाई थी? आगरा के किले में लगवाई थी। ये तो संधि की बात है। फिर है कि भाई इन संधि का हमें पता कहां से चलता है कि 1615 में इन लोगों के बीच में संधि हो गई थी। लिख लो संधि की जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटी। संधि की जानकारी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटी। संधि की जानकारी के स्रोत। सुनना देखो, मैंने अभी बताया कि खुर्रम को 1615 में जहांगीर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, और जहांगीर खुद कहां तक साथ में आया था? अजमेर। वो यहां 1615 में अजमेर आता है, अजमेर से वो चला जाता है पुष्कर। कहां चला जाता है? और पुष्कर कई दिन तक रुकता है वो। जब पुष्कर में कई दिन तक रुका तो उसने पुष्कर में महल बनवाया। कहां महल बनवाया? याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन था 2013 या 2016 में कि जहांगीर ने राजस्थान में कहां पर महल बनवाए थे, तो कहां पर महल बनवाए? अच्छा, कोई भी राजा महल माल या कुछ भी बनवाएगा, उनके बाहर क्या लगवाता? अभिलेख। 1615 के अंदर ये महल बनवा रहा है, तो 1615 में वहां पर क्या लगवा रहा है? अभिलेख। तो उस अभिलेख में लिखता है कि मैंने अभी अभी मेवाड़ जीता है। अभी अभी क्या जीता है? मेवाड़। जीतने का मतलब है कि मैंने मेवाड़ वालों से क्या कर ली? संधि। अब तक एक मेवाड़ी तो बचा हुआ था जो संधि नहीं कर रहा था, बाकी सब तो संधियां कर ही रहे थे। इसने कहा मैंने मेवाड़ भी जीत लिया और मैंने मेवाड़ से क्या कर ली? संधि। इसका मतलब जहांगीर के एक महल में अभिलेख लगा हुआ है, और वो बताता है कि 1615 में इनके बीच में क्या हो गई थी? संधि। वो महल कहां पे है? कब का अभिलेख है?
1615 में जीता, तो अभिलेख कब का? 1615। तो लगा लो, देख लो। जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ पुष्कर पैलेस ऑफ जहांगीर। जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ पुष्कर पैलेस ऑफ जहांगीर। अभिलेख से भी ज्यादा कीमती बात यह है कि इसने महल कहां पर बनवाया था? पुष्कर। याद रह जाएगी ना बात? जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ पुष्कर पैलेस ऑफ जहांगीर। कहां का अभिलेख है? जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, या पुष्कर महल अभिलेख की बात। और याद करो, मैंने आपको शुरुआत के दिनों में एक बात बताई थी, पता नहीं कितनी याद होगी। मैंने कहा था जहांगीर एक बार पुष्कर गया था। पुष्कर गया तो जहांगीर अपनी डायरी में लिखता है कि मैं इन दिनों पुष्कर में हूं, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, और मैं हिंदुओं के एक मंदिर में गया हूं, और उस मंदिर के अंदर जो भगवान है उनकी मूर्ति जो है सुअर जैसी है, और मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने मूर्ति तोड़ दी। मैंने बताया था अरुणोराज का बनाया हुआ वराह मंदिर है, पढ़ा था हमने। अच्छा, आपने कौन से बेटे को उसने आक्रमण करने के लिए भेजा? खुर्रम। खुर्रम बाद में किस नाम से मुगल बादशाह बना? खुर्रम जब मुगल बादशाह बना शाहजहां के नाम से, तो उसने अजमेर में एक, सुनना पहले बात, अजमेर के अंदर एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद। क्या मतलब है? कहां पे बनवाई? अच्छा, वही बात आ गई, कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। तो शाहजहानी मस्जिद अजमेर में है, तो उसका जो अभिलेख है वो 1637 का है। कब का है? 1637 का एक अभिलेख है। सुनना पहले बात, इसमें शाहजहां लिखवाता है कि मैं जब 1615 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए जा, सन लिखता है वो कब जा रहा था मेवाड़ पर आक्रमण? 1600। तो मैंने अल्लाह को याद किया, और मैंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, यदि तू मुझे जीत दिलवाएगा, यदि तू फतेह हासिल करवाएगा, तो मैं यहां पर तेरी मस्जिद बनवाऊंगा। किस्मत ने मेरा साथ दिया, अल्लाह मेरे साथ था, और मैंने मेवाड़ को जीत लिया। जीत लिया कहने का मतलब वापस वही है कि हमने मेवाड़ वालों से क्या कर ली? मैंने मेवाड़ को जीत लिया। अब मैंने उस समय मांगा था कि यदि मैं जीत गया तो मैं यहां पर क्या बनवाऊंगा? मस्जिद। पर क्या करता, उस समय मेरे पास रुपए नहीं थे, इसलिए मैं यहां पर मस्जिद नहीं बनवा पाया। अब मैं बादशाह हूं, अब मेरे पास रुपए हैं, इसलिए उसकी याद में आज मस्जिद बनवा रहा हूं। तो लिख रहा है कि आज ये मस्जिद क्यों बनवा रहा हूं? क्योंकि मैंने मेवाड़ पर जीत की दुआ मांगी थी, और मैं मेवाड़ में जीत के आ गया था, इसलिए यहां पर क्या बनवा रहा हूं? मस्जिद। इसका मतलब वो बता रहा है कि 1615 में मैंने मेवाड़ वालों के साथ क्या कर ली? संधि। या उसके कहने का मतलब यह कि मैंने मेवाड़ वालों को झुका लिया और उन्हें संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कौन सी अभिलेख के अंदर लिखा हुआ? कहां पर है शाहजहानी मस्जिद? ये अभिलेख कब का है? ये मस्जिद किसने बनवाई? देखिए ना, लिख लो, शाहजहानी मॉस्क इंस्क्रिप्शन, शाहजहानी मॉस्क इंस्क्रिप्शन, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख, शाहजहानी मॉस्क इंस्क्रिप्शन। अब वो सिंपली पूछ ले, शाहजहानी मस्जिद राजस्थान में किस स्थान पर है? याद रहेगी आपकी बात? शाहजहानी मॉस्क इंस्क्रिप्शन, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख। और सुनो, देखो बात, किसी टाइम में जब अपने प्राचीन काल हुआ करता था, तो भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था। कहां से कहां के बीच में? भारत और यूरोप। वो ट्रेड होता अपने साउथ इंडिया से। कहां से हुआ करता? साउथ इंडिया टू रोम। तब यूरोप की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? रोम। रोमन एम्पायर, नाम सुना कभी? रोमन एम्पायर। उसका नाम रोमन एम्पायर इसीलिए क्योंकि उसकी कैपिटल कौन सी है? रोम। तो रोम से ट्रेड जो होता वो अपने कहां से होता? साउथ इंडिया। बेसिकली साउथ इंडिया से वो एक चीज लेके जाया करते थे, काली मिर्च। क्या लेके जाते थे? काली मिर्च। और अपने साउथ इंडिया में पूरे में काली मिर्च होती है, तमिलनाडु केरल मसाले होते हैं खूब सारे, काली मिर्च एक मसाला ही अपने आप में, यहां से काली मिर्च लेके जाया करते थे। कई सालों तक उनका व्यापार वाणिज्य चला अपने साथ में। धीरे धीरे वहां पर दो कारण हुए। एक कारण तो यह रहा कि रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन एम्पायर दो भागों में बंट गया, एक उनका वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक उनका ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी तो राजधानी हो गई उनकी रोम, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ये आ गया तुर्की। टर्की जो आज टर्की है, जिसको आप बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल एक शहर का नाम सुना होगा, पहले इसका शहर का नाम हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का दो या कुस्तुनतुनिया का दो, ये इनकी राजधानी हुआ करती। तो इनकी दो राजधानियां हो गई, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर उसकी राजधानी कौन सी होगी? रोम। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर उसकी राजधानी कौन सी होगी? कुस्तुनतुनिया का दो या कॉन्स्टेंटिनोपल का दो। ये यूरोप की बात है, वहां ईसाइयों, यूरोप में कौन सा धर्म था? ईसाई। ईसाइयों की बात है। इधर जब अपने मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको अपने बोलते हैं, ईरान, इराक, अरब वाला ये जो इलाका है, यहां पर एक नया धर्म उभर के आ रहा था, इस्लाम। इस्लाम के ईसाइयों के बीच में उधर लड़ाइयां चल रही थी। और 1453 1453 किस साल की बात है? 1453 1453। और तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया। तुर्क जो लोग थे उन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया। इसीलिए उस देश का नाम बाद में तुर्की पड़ गया। पहले तुर्की नहीं है, पहले वो रोमन एम्पायर हुआ करता था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ करता था। अच्छा, रोमन एम्पायर टूटा तो बड़ा साम्राज्य होता है तो दूर दूर तक बिजनेस कर सकता है। साम्राज्य छोटे छोटे होंगे तो क्या दूर दूर तक बिजनेस करेंगे? तो पहले उनका जो भी बिजनेस हुआ करता वो हुआ करता था सी रूट, समुद्री मार्ग से ना। जब उनका वो साम्राज्य टूट गया तो बाद में उनका वो समुद्री मार्ग वाला जो व्यापार था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? बंद। और उनका व्यापार होने लगा लैंड रूट। कहां से होने लगा? लैंड। वेस्टर्न यूरोप से वो लोग आते ईस्टर्न यूरोप में,
इटली, इटली की तरफ से वो आते टर्की, टर्की से बाद में अपने एशिया की तरफ आते आगे, टर्की एकदम यूरोप एशिया के बीच में से आ जाता, उधर उधर से अपनी तरफ घुसते और एकदम पैदल पैदल उस तरीके से बैलगाड़ियां लेके पैदल लेके मतलब लैंड रूट से आते और फिर इंडिया आते अपने गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ इंडिया आके यहाँ से अपने मसाले लेके जाते, फिर वापस हो जाते उधर पहुंच जाते। टर्की एक तरीके से मीडिएटर था कि यूरोप वाले टर्की तक आएंगे, अपने वाले कहां तक जाएंगे, टर्की तक, इधर वाले व्यापारी उधर जाते, उधर वाले व्यापारी इधर आते। जैसे 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, और तुर्कों ने यूरोप वालों को धमकाया, उधर वालों को धमकाया, वेस्टर्न यूरोप वालों को धमकाया कि आज के बाद हमारी टेरिटरी में कुछ लेने के लिए आ गए, टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। इसलिए यूरोप वालों के बाहर से काली मिर्च जानी क्या हो गई, बंद। उनकी काली मिर्च नहीं जा रही, और बिना काली मिर्च के यूरोप वाले यूं ताफरे तोड़े भयंकर बैठे बैठे, यार बिना काली मिर्च के तो पार नहीं पड़ेगी। उन दोनों वेस्टर्न यूरोप में दो देश बहुत मजबूत हुआ करते, स्पेन और पुर्तगाल। कौन कौन से दो देश? स्पेन में एक रानी है जिस रानी का नाम है इसाबेला, रानी का नाम क्या है, और क्वीन इसाबेला ने और अपने बहुत सारे वो नाविक बुलाए, नाविक चलाने वाले बुलाए, और उनको बुला के कहा कि हमारी काली मिर्च आनी बंद हो गई है इंडिया से। अब मुझे नहीं पता तुम कौन से रूट से जाओ, क्यों लैंड रूट तो बंद हो गया, तुर्क जाने नहीं दे रहे लैंड रूट से, अब नया सी रूट खोजो, और नया सी रूट खोज के इंडिया से काली मिर्च लेके आओ। बिना काली मिर्च के जनता बगावत कर देगी, जनता करेगी साहब तरंगी नहीं आ रही सुबह सुबह, काली मिर्च के बिना खाएं क्या, और इंडिया जाओ, इंडिया में सबसे अच्छी काली मिर्च मिलती है, वहां से काली मिर्च लेके आओ। इसलिए रानी इसाबेला की अनुमति लेके एक बंदा रवाना होता है इंडिया ढूंढने के लिए, उस बंदे का नाम है कोलंबस। क्या नाम बंदे का? कोलंबस। ये जानता था केवल कि भाई इंडिया जो है वहां पे काले लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? और तो उसने अपना जहाज उतारा समुद्र में, भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और एक जगह पे जैसे ही पहुंचे उसे काले 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 दिखाई दिए, भयंकर वाले काले दिखाई दिए, और उसने कहा यस ये रहा इंडिया, मैं इंडिया आ गया। और उसने नीचे उतर के पूछा कि तुम इंडिया हो? उनका इंडिया तो ईस्ट में है, हम तो वेस्ट में है। इंडिया किधर रह गया? वो जहाज गलती से ईस्ट की तरफ नहीं गया, नाव मुड़ती 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 किधर चलेगी? वेस्ट। और उसने कहा हम तो वेस्ट में है। उसने कहा जो हो तुम हो, मैं तो तुम्हें इंडिया मानता हूं, तो आज के बाद तुम वेस्ट इंडिया हो। तुम क्या मानते हो? इसलिए वेस्ट इंडीज है। कोलंबस ढूंढने अपने को निकला था, चला गया वहां पे। वो तो बाद में कोई इंडिया वाला कोलंबस को मिला होगा, तो उसने कोलंबस को आगे, कोलंबस यार हम काले यहां पर इतने थोड़ी हैं यार, और थोड़ा होठों का साइज तो देखता है यार, है ना, बाल बाल देख लेता है यार, ऐसा थोड़ी ना यार, ये हमको क्रिस गेल टाइप के काले थोड़ी है। हम मान लिया यार काले हैं, पर तू ये कहते हम कम गोरे हैं, तू साफ साफ ऐसे कैसे कह सकता है? तो कोलंबस को इंडिया नहीं मिला, कोलंबस खोज गया आपके वेस्ट इंडीज। किसको खोज गया? इसलिए कहते कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली एक तरीके से। उस महाद्वीप का लोगों को पता ही नहीं था, तब जानते नहीं थे कि वहां पर भी लोग रहते हैं। तब महाद्वीप के नाम पे तीन ही थे, एशिया यूरोप अफ्रीका, ये पता ही नहीं था उधर भी कोई लोग है, और वो एक नए महाद्वीप में नए कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया वहां पे। अब उधर वाला तो फ्लॉप हो गया, पूरा सीन ही फ्लॉप हो गया। इधर पुर्तगाल वालों की तरफ से एक राजा हुआ करता हेनरी। कौन राजा था? और राजा हेनरी ने अपना एक बंदा उतारा हुआ था, इस बंदे का नाम था बार्टोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उस बंदे का? बार्टोलोम्यू डियाज नाम करके एक बंदा हुआ करता। और बार्टोलोम्यू डियाज को कहा कि तू इंडिया ढूंढ। बार्टोलोम्यू डियाज को इंडिया तो नहीं मिला, पर बार्टोलोम्यू डियाज घूमता 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 अफ्रीका के नीचे पहुंच गया, एकदम अफ्रीका तो एकदम नीचे नीचे वाला हिस्सा है जो वहां पर पहुंचा। और जब वहां पर पहुंचा तो उसको कुछ जहाज मिलते, कुछ शिप मिलते हैं, वो इंडिया के थे, वहां के इंडियन खड़े थे, ट्रेड करने के लिए गए हुए थे वहां पे। तो उनकी बातचीत, उसने कहा हम इंडिया, तुम इंडिया से आए हुए हो? कि हाँ। तो तुम किधर से, कौन से रूट से इंडिया आते हो? तो उन्होंने उसको बताया कि लाल सागर भूमध्य सागर क्रॉस करते हुए मिस्र की तरफ से होते हुए हम उधर से इंडिया की तरफ से आते हैं। तो उसने कहा मुझे भी जाना। उनका बैठ गाड़ी में 5 रुपए किराया भेज देंगे। उसने कहा मैं नहीं, मैं मेरे किसी दोस्त को भेजूंगा और वो उसको तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। उनका ठीक है। वो वापस अपने देश गया, अपने राजा को कहा जाके, उसने, राजा का नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। और हेनरी को ये बड़ा शौक था नामे भेजने का, इसलिए हेनरी का नाम ये हेनरी द नेविगेटर। क्या बोलते हैं उसे? और उसने हेनरी द नेविगेटर को जाकर के, हेनरी मुझे इंडिया तो नहीं मिला पर इंडिया जाने का रास्ता मिला है, वहां से इंडिया जाया जा सकता है। तो कहा ठीक है। तो एक नया बंदा भेजा गया जिसको अब इंडिया जाना है, वास्को डी गामा। कौन सा बंदा था? वास्को डी गामा को 4 जहाज दिए गए वास्को डी गामा को। और कहते हैं जिस दिन वास्को डी गामा को रवाना किया था, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? वो राजा हेनरी ने घोषणा करवाई कि आज के दिन सारे के सारे लिस्बन के चर्च में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? और प्रेयर करेंगे कि जीसस वास्को डी गामा को इंडिया भेज देना, ताकि हमारे लिए क्या लेके आए? वो काली मिर्च लेके आए। और वास्को डी गामा को तोपें देके भेजी उसने कि तोपें हैं, बीच में कोई है उड़ा देना, बिना काली मिर्च के, खाली आते, वरना तेरे को उड़ा दूंगा वहां पे। अब वास्को डी गामा यहां पहुंचा, अफ्रीका के सबसे नीचे। यहां अपने गुज्जू भाई तैयार खड़े थे आगे, गुजराती बंदा एक तैयार खड़ा था, अब्दुल मनिक। क्या नाम था? उसने जहाज लगा रखा था अपना, और 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए इंडिया 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 कर रहा था, टेम्पो लगा रखा उसने। वास्को डी गामा ने कहा मुझे इंडिया जाना। उसने कहा फॉलो मी, मेरे साथ साथ आ जा। तो इसलिए यूरोप वालों को इंडिया आने का रास्ता जो था वो अफ्रीका की टिप से मिला था। ये कैप किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं?
कैप, ये जो कैप थी, इस कैप से उनको इंडिया आने का रास्ता मिला, इसलिए इस कैप का नाम रखा उन्होंने कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ, कि ये जो कैप है यहां से हमें गुड होप नजर आई है, इंडिया जाने की एक होप नजर आई है, इसलिए कैप का नाम ही क्या कर दिया उन्होंने, कैप ऑफ गुड होप नाम कर दिया। यहीं पे वो आपका शहर है कैप टाउन। कौन सा शहर है? कैप पे बसा हुआ टाउन है, इसलिए नाम क्या हो गया उसका, कैप टाउन। यूरोप वाले यहां पे खूब सारे आते जाते, तो फिर वो धीरे धीरे यहां पे बसने लगे, इसलिए ये नीचे वाला जो अफ्रीका का हिस्सा, इसमें गोरे हैं। साउथ अफ्रीका वाला जो हिस्सा, इसके अंदर कौन है? गोरे हैं। इसलिए बाद में अंग्रेजों ने यहां पर राज भी कर लिया था। इसलिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलता है। साउथ अफ्रीका क्या खेलता है? क्रिकेट। केवल वो देश खेलते हैं जहां पे इंग्लैंड का कब्जा हुआ, इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। इसके अलावा दुनिया के सारे देश फुटबॉल खेलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल ने जहां पर कब्जा किया वो खेलते हैं फुटबॉल, जहां पे इंग्लैंड ने कब्जा किया वो खेलते हैं क्रिकेट। इंग्लैंड का कब्जा 4 तो अपने था इधर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 तो अपने, बाप बेटा पोता, तो तीनों क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। एक नीचे श्रीलंका बिजनेस करते थे, ये खेलने लगे क्रिकेट। कई दिन अफगानिस्तान रहे थे, फिर अफगानिस्तान टच में पड़ता है, इसलिए खेलने लगे क्रिकेट। 5 तो अपने ही है, 10 देश तो सारे खेलते हैं। 10 देश दुनिया में सारे खेलते हैं। अफ्रीका में भी नोटिस करना, 3 देश क्रिकेट खेलते हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया। कौन कौन से 3 देश है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। इन तीनों में अंग्रेज थे। तो वो तो मैंने एक बार बताया था ना आपको कि वो हम रसिया घूमने के लिए गए थे, और वहां रसिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं। तो मैंने उस गाइड को कहा यार क्या यार तुम, डर लगता है यार, क्योंकि अब वो गाड़ी सामने से आ रही है, अपने को राइट वाला होता था, अपने को लगता है गाड़ी इधर से आ रही, इधर मुड़ेगी। अब वो उसने इधर मोड़ दी, ओ वो मारेगा तू। अब उनके वो रेगुलर यार वो इसी प्रकार से चलाते हैं। तो मैंने कहा यार तुम यार कलेजा ऊपर से डाल देते हो फालतू में, और ये गाड़ी चलाने का तरीका होता है। तो उस गाइड ने मुझे कहा कि तुम ज्यादा राजी मत हुआ करो रे। और मैंने कहा गाड़ी राइट साइड में चलती है, लेफ्ट में थोड़ी होती है। उसने कहा केवल उन देशों में राइट साइड में चलती है जहां अंग्रेजों का कब्जा था, केवल इंग्लैंड वाले राइट साइड में चलाते हैं। इंग्लैंड के अलावा दुनिया का कोई भी देश राइट साइड ड्राइविंग नहीं करता है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग करता है। इसलिए जहां जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था तुम सारे राइट साइड में चलाते हो। मैं अच्छा ऐसे है क्या? अपने चुप हो गए, बाद में आगे बोले ने। फिर उसने और कहा और तुम इसलिए क्रिकेट खेलते हो, वरना दुनिया में देश क्रिकेट नहीं खेलते, ज्यादातर देश क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन तुम क्रिकेट खेलते हो क्योंकि तुम अंग्रेज सिखा के चले गए। फिर उसने और कहा और इसलिए तुम इंग्लिश बोलते हो। बाकी दुनिया में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो उनकी जो फ्रेंच है तो फ्रेंच बोलेगा, इटालियन इटालियन बोले, जर्मन है जर्मन बोले, रशियन है तो रशियन बोले। तो ये अंग्रेजों का प्रभाव ही था यहाँ पे। तो वो जो कैप है उनको, वो कौन सी कैप थी? कैप ऑफ गुड होप। यहां से वास्को डिगामा आता है अपने केरल। कहां पर आता है? 1498, 1498। कब की बात है? इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? तो खोज ये थोड़ी है भारत गुमशुदा था। भारत आने का रास्ता किसने ढूंढा? उससे पहले भारत आने के रास्ते बंद हो गए थे, तो रास्ता दोबारा ढूंढने वाला जो बंदा था वो कौन था? अब पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने यहां पे 100 साल बिजनेस किया अकेले, उनके अलावा कोई बिजनेस नहीं करता। और उनको इतना धन मिलता था कि वास्को डिगामा यहां से काली मिर्च खरीद के लेके गया, और उसने जब वहां पे ले जाके बेची, पोर्चुगल में आपने बेची, तो उसे 60 गुना फायदा था। यहां 1 रुपए किलो वाली चीज, 1 रुपए किलो में काली मिर्च खरीदी, वहां पे कितने में बेची? 60 रुपए। इतनी महंगी बिका करती थी अपनी काली मिर्च। कई 100 साल तक उनका बिजनेस चला। 100 साल के बाद इस बिजनेस के अंदर आगे डच। कौन आ गए बीच में? अब जब डच और आ गए तो अंग्रेजों को पता चला, जब वहां पे तो पोर्चुगीज पहले से कर रहे थे, अब कौन पहुंच गए वहां पे? डच। तो अंग्रेजों ने कहा हम भी बिजनेस करेंगे, और अंग्रेजों ने एक दिन शाम के टाइम में पार्टी कर रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी थी उनकी, 31 दिसंबर 1600। कब की बात है? 31 दिसंबर 1600 वाला जो साल था उनका न्यू ईयर की पार्टी थी। और इस न्यू ईयर की पार्टी के अंदर जो बंदे बैठे थे उन सब ने डिसीजन लिया कि हम इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके बिजनेस करेंगे। उस पार्टी में 217 लोग थे। कितने लोग थे? 217। तो 217 लोग थे, और उन 217 लोगों ने, 217 लोगों ने कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, वेस्ट में। अब वो जानते थे कि इंडिया ईस्ट में है, वेस्ट की तरफ गए तो उधर कारों के बीच में चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। वो सिंधु नदी को बोला करते थे इंडस। सिंधु क्या बोला करते थे? इंडस बोला करते थे। इंडस के इधर वाला जो भाग है वो इंडिया, इंडस के ईस्ट में जो भाग है वो कौन सा है? पूरा इंडिया। इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम क्या रखा अपना? और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने उस रात को, और बनाने के बाद कितने लोगों ने मिलकर, और अगले दिन गए रानी के पास। उनकी रानी हुआ करती एलिजाबेथ। कौन रानी थी? क्वीन एलिजाबेथ के पास। क्वीन एलिजाबेथ को जाकर, क्वीन एलिजाबेथ हम इंडिया में जाके बिजनेस करना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा ठीक है करो, क्या दिक्कत है? क्या क्वीन हम चाहते हैं कि हम जब वहां जाके बिजनेस करेंगे तो हमारे अलावा इंग्लैंड से कोई भी बिजनेस करने ना जाए। क्यों, ये क्या बात हुई? सबको आजादी है भाई, कोई जाके बिजनेस कर सकता है। क्या क्वीन, यदि इंग्लैंड वाले ज्यादा बिजनेस करने के लिए वहां चले गए तो फायदा कैसे होगा? यदि दुकानें ज्यादा होती है तो फायदा ग्राहक के होता है। दुकानें ज्यादा होती है तो फायदा किसके होता है? पहले गांव में क्या है, एक दुकान पहले से खुली है, दूसरी दुकान वाला खोलता ना, तो फिर कहता है कि मैं बीड़ी के बंडल के साथ माचिस फ्री दूंगा, छोटे बच्चों को चॉकलेट है वो मैं टॉफियां जो है फ्री में दे दूंगा, इसलिए उसकी दुकान चला करती थी। तो जब दुकानें ज्यादा होती है तब हमेशा फायदा किसको होता है? और वही आप सोचो दुकान एक है, फिर उसकी मनमर्जी है,
फिर 20 रुपए किलो में जो सामान मिल रहा है, यदि वो 25 में देगा तो भी आपको तो खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्वीन, ज्यादा लोग होंगे तो अपने में कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए हमें अकेले को जाने दो। और क्वीन ने उनको पूरी आजादी दी कि जाओ तुम अकेले और वहां पे जाके अपने बिजनेस करो। इसलिए यहां पर इंडिया में बिजनेस करने के लिए कौन सी एक कंपनी आ गई? एलिजाबेथ के बाद वहां अगला एक राजा बनता है, उस राजा का नाम है जेम्स। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किंग जेम्स के पास गए और किंग जेम्स को जाके कहा, किंग जेम्स हम इंडिया में बिजनेस करते हैं। उसने कहा मुझे पता है, तुम्हें एलिजाबेथ ने पहले छुट्टी दे दी थी, तुम बिजनेस कर सकते हो, परमिट किया था तुम्हें, क्या दिक्कत है बताओ। कि किंग जेम्स, जब हम इंडिया में बिजनेस करते हैं तो इंडिया का राजा हमसे टैक्स बहुत ज्यादा लेता है, यहां बिजनेस करोगे तो यहां का राजा टैक्स लेगा आपसे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इंडिया का राजा लेगा तो लेगा। उसने कहा सर आप राजा हो, इंडिया में राजा है, आपस में बात करो, स्टाफ की बात करो थोड़ी, क्या पता आपके कहने पे हमारे टैक्स कम हो जाए। इसलिए किंग जेम्स ने अपना एक एम्बेसडर इंडिया भेजा यहां बातचीत करने के लिए, अपना यहां का बादशाह जहांगीर। बादशाह कौन है? और अंग्रेज कितने इंटेलिजेंट, कितने भयंकर इंटेलिजेंट है कि पहले उन्होंने जहांगीर के बारे में पता लगाया कि जहांगीर क्या क्या शौक रखता है, और पता चला कि जहांगीर दारूडिया है भयंकर। इसलिए उन्होंने अपने दूत के साथ बहुत अच्छी अच्छी दारू भेजी, खूब अच्छी अच्छी दारू भेजी। और जहांगीर कहता है कि अब तक जो दारू थी वो इतनी यूं कड़वी हुआ करती थी, अब जो दारू आई थी वो यार यूं वोदगा लाया, वो उधर से यूं मीठी मीठी दारू लेके आया बेचारा। वो जो दूत उनका आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? वो कितने इंटेलिजेंट थे अंग्रेज कि उन्होंने पता लगाया कि जहांगीर को भाषा कौन सी आती है, और उनको पता चला कि जहांगीर को एक ही भाषा आती है, फारसी। कौन सी भाषा आती है? इसलिए कैप्टन हॉकिंस को फारसी सिखा के भेजा। एक तरीका तो यह, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश आती है, तो फिर तो आपको एक बीच में वो रखना पड़ेगा, दुभाषिया ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा आपको ना, जो वो इंग्लिश बोलेगा उसको जहांगीर को पर्शियन में ट्रांसलेट करेगा, जहांगीर पर्शियन बोलेगा उसको वापस इंग्लिश में। उन्होंने कहा ना ना, दिल की बात दिल से नहीं होती बात भाई साहब, इसको क्या सिखाई जाए अपने? फारसी। इसलिए कैप्टन हॉकिंस यहां पर आता है, फारसी सीख के आता है, और कैप्टन मैं कर लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, खड़ा रहता, फारसी सीख के आता है वहां से। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर को खूब अच्छा दोस्त बना लेता है, जहांगीर उसको 400 का मनसब देता है। कितने का मनसब देता है? कि तो मेरा मनसबदार है। वो 3 साल तक यहीं रहता है, पर जहांगीर ने टक्का टैक्स माफ नहीं किया। मतलब बेचारा डेली शाम को दारू की बोतल खोल के बैठता है जहांगीर के लिए, और जहांगीर डेली उसको कह देता है कि नहीं, बिजनेस बिजनेस की जगह, दोस्ती दोस्ती की जगह। और तुझे क्या लगता है मेरे चढ़ गई? ना ना ना, ये बात मैं सुबह करता हूँ भाई साहब सारी के साथ। इसलिए वो बेचारा 3 साल में दारू पीपू आगे यहां से वापस गया, और उसने जाके जेम्स को आगे, जेम्स पार नहीं पड़ रही, तो जेम्स ने फिर एक दूसरा दूत भेजा। इस बार जो दूत है उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो ने और पता लगा कि जहांगीर की क्या क्या हॉबी है। पता चला दारू तो है, इसके अलावा उसकी हॉबी है पेंटिंग। क्या हॉबी है? ले सर टॉमस रो खूब सारी पेंटिंग लेके आया जहांगीर को पटाने के लिए। कैप्टन हॉकिंस ने सर टॉमस रो को और कहा कि सर टॉमस रो, जब तू जाए तो जहांगीर से मत मिलना पहले, वो यार मूर्ख है, और तू पहले जाके मिलना उसके बेटे से, उसका बेटा खुर्रम, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और खुर्रम से बातचीत करना। टॉमस रो गुजरात आता है, सबसे पहले गुजरात ही उतरता है, गुजरात में खुर्रम की पोस्टिंग है, वो खुर्रम से मुलाकात करता है, और वो खुर्रम को कहता है कि खुर्रम एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं। किसके? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यही तो था, और क्या था। आज आपका देश हाथ धो के पीछे पड़ा है, हर देश के पास जाके करा है हमारे इन्वेस्टमेंट करो, हमारे इन्वेस्टमेंट करो। उस समय कंपनी खुद ही कर रही थी, कंपनी कर रही थी एफडीआई, हम ला रहे हैं साहब, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हम तुम्हारे यहां पर बिजनेस करेंगे। और खुर्रम के बाद समझ में, उसकी इकोनॉमी बढ़ी हुई थी, और खुर्रम ने साइन किया डॉक्यूमेंट पे। खुर्रम ने कहा ठीक है करो तुम बिजनेस, तुम यहाँ पे गुजरात में आगे बिजनेस कर सकते हो, तुम हमारे ईस्टर्न इंडिया के अंदर जाके बिजनेस कर सकते हो, तुम साउथ के अंदर बिजनेस कर सकते हो, जहां तुम्हें बिजनेस करना है वहां बिजनेस करो, पर इस डॉक्यूमेंट पे लास्ट साइन मेरे पापा करेंगे। उसने कहा तेरे पापा ये तो खराब आदमी यार, दारू पी जाते साइन नहीं करते। तो उसने कहा इस बार मेरे वाला कागज दिखाना, इस बार साइन कर देंगे। जहांगीर 1615 में बैठा है अजमेर। कहां पर बैठा है? अजमेर। तो अजमेर पहुंचता है यहां पर, और अजमेर पहुंच के जहांगीर से मुलाकात करता है, और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से साइन करवा लेता है। कब साइन करवा लेता है? और जहांगीर उसको साइन कर देता है कि तू इंडिया में क्या कर सकता है, बिजनेस। जब वो इंडिया यहां जहांगीर के दरबार में रहा तो कुछ दिन रुका वो जहांगीर के दरबार में, तो उसने नोटिस किया जहांगीर के दरबार में कि जहां जहांगीर बैठता है उसके राइट साइड में एक लड़का बैठता है, और डेली उसके साथ जहांगीर आता है, उसके साथ जाता है, उसके साथ खाना खाता है, उसके साथ पीता है, उसके साथ में शिकार करने के लिए जाता है। सब बातें उसने नोटिस की, और उसने अपने बाकी दरबारियों से पूछा कि जो राइट में, एकदम राइट में बैठा, इसके साथ जहांगीर काना फूसी करता रहता है सारा दिन बैठा बैठा, कौन है ये? उन्होंने कहा मेवाड़ का युवराज है, प्रिंस कर्ण सिंह। कौन है ये? कर्ण सिंह। उसने कहा इसके साथ इतनी गहरी दोस्ती का क्या कारण है? तो उनका यार इनके साथ हमारी पहले लड़ाई थी, और अभी अभी नई नई संधि हुई है, नए नए दोस्त बनते हैं, थोड़ी ज्यादा घुटती है आपस में। थॉमस रो ने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे राजा ने इनको भयंकर ढंग से हरा दिया होगा, और हरा के इनसे संधि कर ली होगी, और तब ये दोस्त हुआ होगा। ना ना, बताना मत किसी को, हरा है तो इन्होंने था, पर हमारे राजा ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के इनके साथ में क्या कर ली, और इनको कई छूट दे दी। राजा नहीं आएगा, राजा की जगह कौन आ जाएगा? यू राजा जाएगा। केवल कितनी सेना लेके आ जाना। और बताऊं मैं, मेवाड़ वालों ने एक बार भी मुगलों को 1000 की सेना नहीं भेजी, भेजते ही नहीं थे कभी। मुगल उधर से कहते सेना भेजो, थोड़े दिन बाद भेजेंगे, उल्टा मुगलों के खिलाफ भेज दिया करते। और मुगल बेचारे कुछ नहीं कहते, मुगल मरने दो, देखो मत इधर देखो, संधि करकुरा ली वही ठीक है यार, कलंक छूटा यार, लड़ना तो नहीं पड़ रहा कम से कम इनके साथ में। तो यहाँ पे दिए लफड़े चला करते थे दूसरे वाले। तो उसने कहा, टॉमस रो को समझाया साहब ये ऐसी ऐसी बात है। तो टॉमस रो अपनी बुक में लिखता है कि जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को
दिमाग से अधीन किया था, ताकत से नहीं। बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से। बाय विजडम नॉट बाय पावर। तो कोई कहे कि भाई मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी अंग्रेज राजदूत देता है, अंग्रेज राजदूत कौन है? क्या कहा उसने कि जहांगीर ने मेवाड़ घराना को कैसे अधीन किया है? बुद्धि से अधीन किया है, ताकत से। लिखो 3 नंबर लिखो। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो के अनुसार, इनवर्टेड को नाम लिखना, मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। मुगल एम्परर मेड किंग ऑफ मेवाड़ डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, मुगल एम्परर मेड किंग ऑफ मेवाड़ सबऑर्डिनेट बाय विजडम नॉट बाय पावर। मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। मुगल एम्परर मेड किंग ऑफ मेवाड़ सबऑर्डिनेट बाय विजडम नॉट बाय पावर। मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। मेड किंग ऑफ मेवाड़ सबऑर्डिनेट बाय विजडम नॉट बाय पावर। याद रह जाएगी बात। तो कौन सा अंग्रेज राजदूत इस प्रकार की बातें करता है? ये सवाल पूछा हुआ एक बार, स्टार लगाना इसके, कि किसके अनुसार मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं? सर थॉमस रो, है ना। एक वो सवाल पूछा हुआ कि जहांगीर ने राजस्थान में कौन सी जगह पे महल बनवाए थे, उसका। तो अगली बार को ये पूछ ले आपसे कि शाहजहानी मस्जिद है कहां पे, कहां पे शाहजहानी मस्जिद, याद रहेगी सारी बात। ये भाई अमर सिंह की बात। अगला राजा लिख लो। अगला राजा मैंने बताई थी आपको, कर्ण सिंह। अभी देखो हमने लिखा कि भाई संधि होने से युद्ध बंद हो गए, युद्ध बंद हो गए तो उससे कलात्मक गतिविधियों को क्या मिला, बढ़ा। अच्छा, 1559 में 1559 में उदयपुर की स्थापना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उदयपुर में शिफ्ट करते उससे पहले लड़ाइयां शुरू हो गई। भाई 1559 में कहा था कि उदयपुर राजधानी बनाएंगे, उदयपुर में महल वहल बनवाए थे, इतने में 68 के अंदर लड़ाई शुरू, और उसके बाद अब तक लड़ाई चल रही। उसके बाद लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उदय सिंह पूरी जिंदगी लड़ते रहे, प्रताप लड़ते रहे पूरी जिंदगी, और बाद में कौन लड़ते रहे, अमर सिंह। इसलिए उदयपुर आने का इनको मौका नहीं। 1615 के बाद जब राजधानी चावंड थी, 1615 तक, बाद में राजधानी चेंज की गई और अब राजधानी उदयपुर लेके चलते हैं। राजधानी कहां लेके चलेंगे? तो उदयपुर में रहने की जगह तो ही नहीं अपने पास, तो कब बना लेंगे। इसलिए कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर एक महल बनवाया, उसका नाम रखा कर्ण विलास। क्या नाम रखा? एक महल और बनाया, इसका नाम रखा दिलखुश। कौन सा महल था? तो उदयपुर में कौन कौन से महलों का निर्माण करवाए? कर्ण सिंह ने बनवाया, इसलिए कर्ण विलास। जाते दिल खुश हो जाता है, इसलिए देखो उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। ही बिल्ट कर्ण विलास एंड दिलखुश पैलेसेज एट उदयपुर। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। कर्ण विलास एंड दिलखुश पैलेसेज वर कंस्ट्रक्टेड एट उदयपुर। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। कर्ण विलास एंड दिलखुश पैलेसेज वर कंस्ट्रक्टेड एट उदयपुर। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। कौन से महलों का? कर्ण विलास और दिलखुश। फिर उसे लगा रहे एक महल और बनाते हैं, झील के अंदर एक महल बनवाते हैं, पानी के अंदर एक महल बनवाते हैं। उसने महल बनवाना शुरू किया, लेकिन इतने में वो मर गया। तो उसके बेटे ने महल को पूरा करवाया। बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? इसलिए उस महल को आजकल आप कहते हो जगमंदिर। क्या कहते हो? जगमंदिर। कौन सी झील के अंदर बना? पिछोला। कौन सी झील में? तो पिछोला झील में एक लेक पैलेस है, वो शुरू किसने करवाया था? कर्ण सिंह। पूरा किसके टाइम में जाके हुआ? जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम में पूरा, इसलिए क्या कहते हैं? पर कोई पूछ ले जगमंदिर का निर्माण शुरू किसने करवा दिया था? किसने करवा दिया? लिखो, जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। कोष्टक में उदयपुर लिख लेना, पिछोला झील में। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। कौन से महल का निर्माण शुरू करवाया था? जगमंदिर। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। सुनना देखो और बात, मैंने कभी बीच में आपको चौहान पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि 1622 के आसपास में खुर्रम जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। खुर्रम किसके खिलाफ विद्रोह कर देता है? और मैंने कहा था कि बूंदी के राजा रतन सिंह ने उसको गिरफ्तार किया था और अपने बेटे हरि सिंह की पोस्टिंग कर दी थी। और मैंने बताया था हरि सिंह सुबह शाम दोनों टाइम उसको खुर्रम को कूटता, इसलिए बाद में पोस्टिंग की गई माधो सिंह की। इसलिए बाद में जब खुर्रम खुद राजा बना तो उसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, पढ़ा था। तो जब 1622 में उसने विद्रोह किया, मैंने उस दिन भी बात बताई थी, हुआ क्या था? 1622 के आसपास में जहांगीर अपनी सेना भेज रहा है काबुल। जहांगीर सेना कहां भेज रहा है? खुर्रम की पोस्टिंग है साउथ इंडिया। खुर्रम जहांगीर का सबसे योग्य बेटा था इस मामले में, लड़ाइयों के मामले में। तो उसने जहांगीर ने खुर्रम के पास मैसेज किया कि खुर्रम तू अपनी सेना के साथ में कहां पर जा? काबुल। और खुर्रम ने मना कर दिया।
खुर्रम ने कहा मैं नहीं जा रहा, बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब खुर्रम बादशाह की आज्ञा नहीं मान रहा, इसका मतलब बादशाह का बागी रिबेल है उसका। अब जहांगीर ने कहा पकड़ के लाओ इसको, तो जहांगीर की फौज किसको पकड़ने के लिए गई? खुर्रम। अब खुर्रम भाग के जाए कहां? पापा ने घर से निकाल दिया तो कहां जाए? तो दोस्तों के पास जाए। खुर्रम का नया नया दोस्त बना हुआ था कर्ण सिंह, क्योंकि मेवाड़ का राजकुमार मुगल दरबार में गया था। मेवाड़ का राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। उधर मुगलों का राजकुमार कौन है? खुर्रम। इसलिए ये अच्छे दोस्त थे। इसलिए खुर्रम ने कर्ण सिंह को फोन किया कि भाई पिताजी ने निकाल दिया, कोई रहने का जुगाड़ नहीं है, तू रहने का जुगाड़ तो कर। तो उसने कहा उदयपुर आ जा, रहने का जुगाड़ है। कहां रखेगा? उसने कहा जग मंदिर हमने बनाने शुरू किए हैं, पूरे तो नहीं बने पर एक कमरा बन गया, लेट बात अटैच है, तो इसमें रह जा। तो जब खुर्रम ने विद्रोह किया था तो राजस्थान के कौन से महल में रुक के गया था? तो जगमंदिर में यार रुका। फिर खुर्रम ने थोड़े दिन बाद कहा कि नहीं यार, यहाँ तो नहीं, मुझे और जाना है, साउथ में वापस मेरे कब्जा करना है। तो खुर्रम यहां से निकला। खुर्रम यहां से निकला तो मेवाड़ वालों ने इसको 1000 घुड़सवारों की सहायता दे दी। ये सहायता मिलनी चाहिए जहांगीर को। किसको मिलनी चाहिए? खुर्रम जहांगीर का दुश्मन है, पर इन्होंने इसके साथ भेजे और 1000 नहीं, खूब लंबी सेना भेजी, तू जहांगीर को मार आपने। तो इसका बेटा गया था, कर्ण सिंह का भाई गया था, खुद भीम सिंह। कर्ण सिंह का भाई कौन था? भीम सिंह गया हुआ था। एक तो वो लड़ाई में नाम भूल जाता हूं, साउथ की बहुत फेमस सी लड़ाई है वो, उसके अंदर खुर्रम अपने दूसरे भाई के साथ लड़ता है। इसका भाई और था परवेज। कौन सा भाई था? तो परवेज की फौज थी 40,000, खुर्रम के पास थे 7,000 आदमी। उन 7,000 में एक था वो भीम सिंह सिसोदिया, कर्ण सिंह का भाई था, भीम सिंह वो था। तो पूछा गया कि भाई क्या करेंगे? तो खुर्रम का एक और सेनापति अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान ने कहा चप्पलें हाथ में लेते हैं। भीम सिंह अड़ गया, भीम सिंह लड़ेंगे, ये क्या तरीका? अरे सामने 40,000, अपने कल 7,000 मार लेंगे, इनकी कितनी को औकात है, और कल लड़ेंगे अपने। इसलिए भीम सिंह आगे हरावले में जाकर होता, और भीम सिंह ने परवेज की बैंड बजा दी थी अगले दिन। वो तो भयंकर लड़ा था भीम सिंह इस युद्ध के अंदर, पर बाद में उनके कोई 20,000 मरे, इधर ये 7,000 भी खत्म होने कोई थे, इतने भीम सिंह मर गया। भीम सिंह मरते ही खुर्रम ने वापस अब्दुल्ला खान को कहा कि अब क्या करें? उसने कहा मैंने पहले ही कहा था पार नहीं पड़नी वैसा। तो जब तक भीम सिंह जिंदा रहा, खुर्रम भागा नहीं वहां से। खुर्रम ने कहा यार भीम सिंह पे मेरा कॉन्फिडेंस है, मेवाड़ वाले जब तक खड़े हैं तब तक हम लड़ाई कर लेंगे। तो वो तो ये मारवाड़ वाले, ये सब उस टाइम मुगलों के अधीन हुआ करते, मुगलों के साथ संधियां कर चुके थे तब तक। तो किसी मारवाड़ वाले राजा ने उस भीम सिंह को कहा कि तुम तो कहते थे ना कि हम मुगलों के साथ में लड़ेंगे नहीं, अब तो तुम मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आ जाते हो डेली की डेली। तो भीम सिंह वापस कहता है कि मुगलों के साथ नहीं है, मुगलों के खिलाफ है। खुर्रम मुगलों के खिलाफ है, हमें पता चला है खुर्रम मुगलों के खिलाफ, तो खुर्रम का साथ दिया जाए, हम तो बादशाह को मारने आए, तुम बादशाह के साथ में आए हो। तो खुर्रम कौन से महल में राजस्थान में रुक के गया था? लिखो, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड हियर, उसने यहां स्टे किया था। खुर्रम स्टेड इन दिस पैलेस, ये लिख लो, खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड इन दिस पैलेस, उसने यहां स्टे किया। खुर्रम स्टेड इन दिस पैलेस, कहां स्टे किया उसने? कौन से महल में रुका? और उसे जगमंदिर बड़ा पसंद आया। आप कभी जाओ तो आप भी जगमंदिर देखना कभी उदयपुर में, या कभी नेट पे ही देखना। जगमंदिर एकदम झील के बीचों बीच बना हुआ, और झील के बीचों बीच में एकदम व्हाइट मार्बल का है। कैसा बना हुआ है? इसलिए यदि चांदनी रात के अंदर देखा जाए तो बहुत सुंदर दिखता है कि भाई चांद की रोशनी, एक तो पानी का वो रिफ्लेक्शन होता है वहां पर, और वो बहुत व्हाइट मार्बल चमकता है बहुत अच्छा सा। इसलिए खुर्रम को लगा कि यार यदि पानी में व्हाइट मार्बल का कुछ बनाया जाए तो चांद की रोशनी में बहुत अच्छा चमकता है। इसलिए खुर्रम जब बादशाह बना उसने ताजमहल बनाया। क्या बनाया उसने? तो ताजमहल का इंस्पिरेशन यदि खुर्रम को किसी महल से मिलता तो वो महल अपना कौन सा? याद रहेगी बात? अगला राधा लिखो, जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट। एक तो वही पिताजी ने आपके शुरू करवाया था जगमंदिर, इसने आगे क्या करवा दिया उसको पूरा, और इसके टाइम में पूरा हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या है? जगमंदिर। यदि वो कर्ण सिंह के टाइम में पूरा होता शायद उसका नाम कर्ण मंदिर होता। लिखो, इसने जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। इसने जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। इसने जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ जगमंदिर पैलेस। कौन से महल का निर्माण पूरा करवाया? किसने? जगत सिंह। उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है पुरी, नाम सुना है? पुरी भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कौन से भगवान का मंदिर है? अभी यात्रा निकल रही है, रथ यात्रा, जगन्नाथ राय मंदिर। कहते हैं एक बार जगत सिंह रात को सोया, और उसको सपने में भगवान जगन्नाथ दिखाई दिए। सुबह अपने मंत्रियों के पास और उसने कहा रात को सपना आया और भगवान जगन्नाथ दिखाई दे रहे थे। और मंत्रियों ने कहा साहब इसका मतलब भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि उदयपुर आएंगे। कहाँ आएंगे? उदयपुर में रहना चाहते हैं, इसीलिए आपके सपने के अंदर आए। इसलिए इसने उदयपुर के अंदर उन्हीं जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनवाया, जिसको हम जगदीश मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भले आप उसको जगदीश मंदिर कह दो, या उसी का एक नाम और क्या कह दो, जगन्नाथ राय मंदिर कह दो। सपना आया था राजा को, इसलिए बोलते हैं सपने में बना मंदिर। क्या बोलते हैं?
सपने में बना मंदिर। पहले अपने यहाँ मंदिर बनाने की स्टाइल होती कि बीच में तो एक बड़ा सा मंदिर बना देते, ये तो मुख्य मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर बना दिया, साइड में 4 छोटे छोटे मंदिर और बनाते, शिव जी बिठा दिए एक में माता जी बिठा दिए, एक में कोई गणेश जी महाराज की लगा दी, एक में हनुमान जी की लगा दी, ऐसे 4 छोटे छोटे मंदिर हो जाते। टोटल मंदिर कितने? मुख्य मंदिर और साइड के अंदर कोनों में 4 मंदिर, और इस स्टाइल को बोलते हैं पंचायतन। क्या बोलते हैं? तो नॉर्थ इंडिया में टेंपल कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल हुआ करती है, और उसको क्या बोला करते थे? मुझे याद है एक बार आईएएस में सवाल था, पंचायतन क्या होता है? फिर लिखा था दक्षिण भारत में पंचायत करने की एक जगह, मेघालय में लकड़ी से बनने वाले पुल, पंजाब के अंदर सिखों द्वारा किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट, और उत्तर भारत में मंदिर बनाने का एक तरीका, उत्तर भारत में मंदिर बनाने का तरीका, उसका नाम क्या है? तो ये हमारा जो जगदीश मंदिर कह दो या इसको जगन्नाथ राय मंदिर कह दो, कौन से स्टाइल में बना हुआ है? राजा को सपना आया था, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? सपने में बना मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? जगदीश। क्या नाम है? तो जगदीश मंदिर का दो, ऐसी का एक नाम और क्या कर दो आप? तो लिखो, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, ही बिल्ड जगदीश टेंपल एट उदयपुर, कोष्टक में जगन्नाथ राय लिख लेना। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, ही बिल्ड जगदीश टेंपल एट उदयपुर। उदयपुर में किसका निर्माण करवाया? जगदीश। जगदीश मंदिर के साथ में एक और क्या नाम लिख लो इसका? जगन्नाथ। लाइन चेंज करके लिखो। इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रीम टेंपल। इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रीम टेंपल। इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रीम टेंपल। अगली लाइन लिखो, यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। अच्छा मंदिर है तो फिर वास्तुकार अच्छे ही रहे होंगे इसके, लिखो वास्तुकार, आर्किटेक्ट अर्जुन भाणा और मुकुंद, वास्तुकार या आर्किटेक्ट। अर्जुन भाणा और मुकुंद कौन कौन वास्तुकार थे बताओ? देखे, अर्जुन भाणा और मुकुंद। कौन से मंदिर के? वापस याद कर लो, कोई मंदिर महल मालिया बनेगा उनके बाहर क्या लगेगी? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या कहलाएंगी? प्रशस्तियां। इसके बाहर जो प्रशस्ति उसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। क्या नाम है उसका? और वो लिखने वाला जो राइटर था उसका नाम है कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसने लिखी थी? लिख लो, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक बराबर कृष्ण भट्ट। राइटर ऑफ जगन्नाथ राय यूलोजी या जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखो बोले। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक, राइटर ऑफ जगन्नाथ राय यूलोजी, राइटर ऑफ जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक किसके लेखक है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन लेखक थे उसके? अच्छा, राजाओं की तारीफ है, राजा केवल अपनी तारीफ नहीं करवाता, अपने से पहले वालों की करवाता है। कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा लिखवाता है कि हमीर जो है वो क्या है? विषम घाटी पंचा। तो ये भी जगत सिंह अपने से पहले वालों की तारीफें करवाएगा। तो महाराणा प्रताप की खूब सारी तारीफें तो इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। भाई हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप जीत गया था, तो मुझे हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? तो कौन सी देती है? देखो, इस प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस प्रशस्ति से हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किस युद्ध की जानकारी मिलती है? हल्दी घाटी युद्ध की। कौन से मंदिर की प्रशस्ति से? किस किसने देखा आप में से? जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर? वेरी गुड, खूब सारे लोगों ने देख रखा। जिन्होंने नहीं देख रखा उनमें से कई लोगों ने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी होगी। वो किस किस की देखी हुई? ये जवानी है दीवानी, चलो वो भी कम ही लोगों ने देखी। तो करते क्या हो रहे तुम लोग? ना तुमने मंदिर देखी ना तुमने फिल्में देखी। अच्छा, ये जवानी है दीवानी में कल की कोचलिन की शादी का एक सीन है। तो सेकंड लीड हीरोइन है उसमें कल की कोचलिन है, और उसकी शादी होती है उदयपुर में। और रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण कई सालों बाद वहां पर मिलते हैं, इसलिए उनकी जो मुलाकात वाला सीन दिखाया गया उसमें बैकग्राउंड के अंदर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वो जगदीश मंदिर है। अगली बार देखो तो मंदिर जूम करके देखना, क्योंकि पिछली बार तो आपने दीपिका पादुकोण देखी है। ये जो जगत सिंह था, इस जगत सिंह एक दहाई माँ थी। दहाई माँ समझते हो ना?
उन दाई माँ का नाम था नोजूबाई। दाई माँ का नाम क्या था? जैसे उदय सिंह की दाई माँ कौन थे? पन्ना। वैसे जगत सिंह की दाई माँ का नाम क्या था? नोजूबाई इनके दाई माँ हुआ करते थे। और नोजूबाई जब बूढ़े हुए तो नोजूबाई ने और जगत सिंह को कहा, भाई बेटे जगत सिंह, मैं बूढ़ी हो गई, भगवान का नाम लूंगी, मुझे एक मंदिर बनवा के दे दे। इसलिए भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवा के दिया अपनी दाई माँ को। दाई माँ का नाम क्या था? किसका मंदिर बनवा के दिया? भगवान विष्णु। पूजा कौन करती है उसमें? नोजूबाई। इसलिए लोगों ने नाम ही पटक दिया उसका, नोजूबाई का मंदिर। क्या बोलने लगे? भाई नोजूबाई पूजा करने जाते, इसलिए मंदिर का नाम क्या हो गया? जबकि मंदिर कौन से भगवान का है? नोजूबाई कौन थे? कहां पे बनवाया गया मंदिर? ये लिखो, उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया। he built टेम्पल ऑफ नोजूबाई एट उदयपुर। उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया। he built टेम्पल ऑफ नोजूबाई एट उदयपुर। उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया। he built टेम्पल ऑफ नोजूबाई एट उदयपुर। उदयपुर में नोजूबाई का मंदिर बनवाया। नीचे लिख लो, नोजूबाई जगत सिंह की दाई मां थी। नोजूबाई वॉज फर्स्ट मदर ऑफ जगत सिंह। नोजूबाई जगत सिंह की दाई मां थी। नोजूबाई वॉज फर्स्ट मदर ऑफ जगत सिंह। नोजूबाई जगत सिंह की दाई मां थी। फिर ये जगत सिंह एक चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा, दान देने के लिए। कि मेवाड़ के जितने भी राजा उनमें सबसे बड़ा दानवीर कोई राजा हुआ था, तो कौन हुआ था? तो कोई पूछेगी मेवाड़ का कौन सा राजा अपनी चैरिटी के लिए फेमस था, तो कौन सा राजा था? लिख लो, यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चैरिटी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ही वॉज फेमस फॉर हिज चैरिटी। यह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। अगला राजा लिख लो भाई, राज सिंह। अगला राजा कौन है? राज सिंह, राणा राज सिंह। राज सिंह जब राजा बना तब मुगल बादशाह है शाहजहां। मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां मुगल बादशाह। राज सिंह कब राजा बन रहा है? 1652। मुगल मेवाड़ संधि कब हो गई थी? 1615। और 1615 से लेके 1652 तक का टाइम लगभग शांति काल है। कैसा काल है? जगत सिंह के लास्ट टाइम में जाते जाते, जगत सिंह 1652 के आसपास में लास्ट टाइम में जाते जाते, जगत सिंह के टाइम में थोड़ा थोड़ा यूं लगने लगा कि यार मुगल और मेवाड़ वालों के बीच में कोई तनातनी चल रही है, पर फिर भी थोड़ा मामला निकल गया। राज सिंह राजा बना। राज सिंह ने राजा बनते चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। क्या शुरू करवा दिया? चित्तौड़ किले का तो उधर मुगलों को पता चला कि मेवाड़ वाले आजकल क्या करवा रहे हैं? चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण। तो मुगलों ने अपना एक बंदा भेजा। मैंने बताया था दूत को बोलते एलची। क्या बोलते? तो एलची भेजा। उस एलची का नाम था चंद्रभान। क्या नाम था? और कहा बात तो कर, क्या क्या चल रहा है उधर, क्या नहीं चल रहा है? एलची आर एलची ने कहा भाई हम ये क्या सुन रहे हैं? राज सिंह ने कहा ठीक ही सुना है, तुमने सुना है तो? कहा हमने सुना तुम चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे। हाँ हाँ ये एकदम सही बात है आपकी। अरे तुम इसका मतलब समझते हो? हाँ समझते हैं। इसका मतलब तुम संधि तोड़ रहे हो? हाँ वही कर रहे हैं, बस एग्जैक्टली यही कर रहे हैं अभी हम। अरे संधि तोड़ने का मतलब है युद्ध होगा अपने बीच के, तैयार है हम। 1615 में युद्ध रोक दिया था, अब आ गया 1652, साल 37 हो गया, हमारे हाथ में खुजलियां आ रही है। मेवाड़ का आदमी बिना लड़ाई के रह कैसे सकता है इतने दिनों तक? उसने कहा यार ये तरीका तो गलत है आपका, अब जो तरीका है वो तो यही है। तो कोई पूछेगा कि मुगल बादशाह शाहजहां के खिलाफ मेवाड़ के कौन से राजा ने अग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी? और उसने चित्तौड़ किले का क्या शुरू करवा दिया था? लिखो, शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। ही एडोप्टेड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स शाहजहां। शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। ही एडोप्टेड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स शाहजहां। शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। इसी में कंटिन्यू करना। तथा चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। एंड स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। तथा चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। एंड स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। एंड स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चित्तौड़ फोर्ट। तथा चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। कौन से किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया? अच्छा, शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था, उसका नाम था दारा। क्या नाम था? युवराज दारा ही था। शाहजहां मन ही मन सोचता था कि मेरे मरने के बाद अगला राजा कौन बनना चाहिए? दारा। और दारा वहीं आगरा, शाहजहां की राजधानी कौन सी है? आगरा। दारा वहीं आगरा में उसके साथ रहता है। और दारा ने कहा शाहजहां को, डैडी ये क्या हो रहा है? और मेवाड़ वाले से अपने नाक के ठीक नीचे और इस प्रकार चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण करवाएंगे, कल को फिर दूसरा बगावत कर देगा। इसलिए शाहजहां बहुत लंबी चौड़ी सेना भेजता है पुनर्निर्माण तोड़वाने के लिए। तो ये पुनर्निर्माण तोड़ते हैं और वापस संधि करते हैं राज सिंह के साथ में। राज सिंह एक बार तो वापस बैक हो गया, उसने कहा ठीक है थोड़े दिन बाद देखेंगे। उसने करूंगा तो सही में, थोड़े दिन बाद में कर लूंगा ऐसा। अब ये इनके बीच घटना चली रही थी। 1652 में उसने शुरू किया, उधर से सेना वेन आई, पर राज सिंह दारा से बड़ा नाराज हो गया। अच्छा, इस दारा ने कहा था मेरा किला वापस तोड़वाने के लिए। इतने में आ गया 1656।
क्या गया? और खबर मिली कि सांझा बहुत ज्यादा बीमार है और कभी भी मर सकता है। सांझा जब बीमार हुआ तो मंत्री संतरी इकट्ठे हुए। सांझा के 4 बेटे हैं, जिनमें सबसे मुख्य बेटा तो कौन है? दारा। और ये शाहजहां के पास ही रहता है, आगरा में रहता है, नॉर्थ इंडिया में रहता है। इसका सबसे खतरनाक बेटा साउथ में है, औरंगजेब। कौन है? और उसकी पोस्टिंग कहां पे है? उसकी पोस्टिंग साउथ के अंदर है। मुगलों में एक सीधा रिवाज हुआ करता कि बाप के मरने के बाद सारे भाई आपस में लड़ते थे और एक भाई बाकी भाइयों को मार के राजा बनता था। शाहजहां अपने सारे भाइयों को मार के राजा बना था। अब इधर खबर आई 1656 में कि शाहजहां बीमार है, मंत्री संतरी इकट्ठे हुए कि राजा तुम बीमार हो, कल को तुम खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, मर गए, तो तुम्हारे बाद राजा किसको बनाना है? उसने कहा दारा को बनाना। किसको बनाना? तो 1656 में राजा किसको घोषित कर दिया गया? दारा। जब दारा को राजा घोषित किया गया तो बाकी वाले भाई नाराज हुए। इसके 3 भाई और थे। इधर गुजरात में इसका एक भाई बेटा था, उसका नाम था मुराद। कौन भाई था? एक बंगाल में इसका भाई बेटा था, उसका नाम था सुजा। और साउथ इंडिया में जो इसका भाई बेटा उसका नाम क्या? ये तीनों नाराज हुए, भाई ये क्या तरीका है? और इन तीनों ने दारा पे अटैक कर दिया। मुख्य लड़ाई जो थी वो दारा और औरंगजेब के बीच में। किस किसके बीच में? राजस्थान के सारे राजाओं की मुगल बादशाह से संधि। मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां का बंदा कौन है इसमें? दारा। तो यदि शाहजहां का साथ देंगे अपने राजा, इसका मतलब किसका साथ देंगे? दारा। तो अपने राजस्थान के सारे राजा किसकी तरफ से लड़े? पर राज सिंह दारा के नहीं बने। तो औरंगजेब ने राज सिंह के पास मैसेज किया कि भाई राज सिंह तू किसकी तरफ है? तो तुम्हें 1000 घोड़े भेजने होते, क्या करोगे? उसने कहा भेज रहा हूं, चिंता मत कर दो। तो राजस्थान के कौन से राजा ने औरंगजेब की सहायता कर दी थी? कौन सा राजा? स्टार लगा के लिखो, सवाल पूछा हुआ, सवाल पूछा हुआ पहले लिखो। उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल, उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल, मुगलों के बीच का जो उत्तराधिकार संघर्ष था ना, उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल, इसने औरंगजेब की सहायता की थी। ही सपोर्टेड औरंगजेब। इसने औरंगजेब की सहायता की थी। ही सपोर्टेड औरंगजेब, है ना? याद रखना भाई, राजस्थान के कौन से राजा ने मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब की सहायता कर दी थी? तो कौन से राजा ने? राज सिंह। और इसने एक काम और शुरू किया। दशहरा आता था, दशहरे पे जो युद्ध होते हैं उनको क्या बोला करते? टीका दौड़। बताया था मैंने दिन आपको, दशहरे वाले युद्ध क्या कहलाते थे? टीका। इस बार दशहरा आया, कहता टीका दौड़ करनी है, कहां करनी है, कहां कब्जे करे? इसने कहा आसपास में मुगलों के जो इलाके उन सब पे कब्जा कर लो। तो उसने मुगलों के सारे इलाके जीते आसपास। उसने कहा 1652 वाला बदला लेना कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहे थे, मुगलों ने फौज भेज के अपने चित्तौड़ किले की मरम्मत को गिरा दिया था। आसपास जहां जहां है वहां सब जगह हमले किए जाए। उधर मालवा से टैक्स लूटना शुरू किया इसने। उधर मालवा को लूटा, टैक्स लूटा, गुजरात से टैक्स लेके, अजमेर से टैक्स लिया, किशनगढ़ से टैक्स लिया, मांडलगढ़ से टैक्स लिया। मतलब जो जो मुगलों के अंडर में आता वहां से मैं टैक्स लूंगा। और बंदा इतना खार खाया हुआ भयंकर, अजमेर आके बैठा था। अजमेर में तो मुगलों का सब कुछ ही ले गया था याद में। और इसने कहा था अजमेर वाली दरगाह गिरा दो। मेरा किला गिरा के गए तो मुगलों की दरगाह कौन सी है? अजमेर वाली दरगाह को गिराएंगे। और तो ये जयपुर वाले राजा थे, मिर्जा राजा जय सिंह, ये गए इन्होंने जाके समझाया कि राज सिंह ये गिराने वाले जैसे काम अपने नहीं करते। और धर्म कोई भी हो, उसकी यदि कोई दरगाह है, वहां पे कोई लोग पूजने के लिए जाते हैं, भगवान का स्थान है, उसको इस प्रकार से गिराना नहीं चाहिए। तो वो राज्य मत करके इसको लेके गए। तो उसने टीका दौड़ करवाई, टीका दौड़ करवा के मुगलों के इलाकों पे क्या कर लिए? कब्जे। अच्छा, अब ये जब मुगलों के इलाके पे कब्जा करेगा तो उधर मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां किसको राजा बनाना चाहता है? दारा। तो शाहजहां की पूरी सेना किसको राजा बनाने की लगी हुई है? दारा। लेकिन अब सेना को राज सिंह से लड़ने के लिए आना पड़ेगा, जो राज सिंह उनके इलाकों पे कब्जे कर रहा है। इसलिए दारा ने कहा कि ठीक है, थोड़े औरंगजेब के साथ लड़ेंगे, थोड़े किसके साथ में लड़ेंगे? अपने राज सिंह। तो अपनी सेना किसके खिलाफ भेज रहा है? राज सिंह। तो दारा की शक्ति बढ़ रही है, कम हो रही है? शक्तियां बन रही है ना बेचारी की। आधी शक्ति किसके खिलाफ लग रही है? औरंगजेब। आधी शक्ति राज सिंह। उधर से औरंगजेब राज सिंह को लगातार लेटर लिख रहा है, वेल डन भाई, वेल ब्रो। तो कोई पूछेगा कि टीका दौड़ के बहाने किसने मुगलों के इलाकों पे कब्जे कर लिए थे? वो राजा कौन था? लिखो, इस समय दिस टाइम इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ही कंडक्टेड टीका दौड़। इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ही कंडक्टेड टीका दौड़। दशहरे पे होती थी ना, इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ही कंडक्टेड टीका दौड़। तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड वेरियस मुगल एरियाज। तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड वेरियस मुगल एरियाज। तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड वेरियस मुगल एरियाज। अब देखो, ये राजा बना है तब तो किसका साथ दे रहा है? ये औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनना चाहता तब तो किसका साथ दे रहा था? औरंगजेब। अब औरंगजेब राजा बन गया। औरंगजेब के राजा बनने के बाद इस बंदे ने औरंगजेब की हर गलत बात का विरोध किया। औरंगजेब उन दिनों कर लगा रहा था, इस कर का नाम था जजिया। कौन सा कर था? मुसलमान राजाओं का सीधा सीधा रूल था, भाई हमारे राज में मुसलमान ही रह सकते हैं, मुसलमानों के अलावा और कोई रह नहीं सकता। और यदि किसी दूसरे धर्म के बंदे को रहना है तो उसके सामने 2 शर्त है, या तो मुसलमान बन जाए या टैक्स दे। और वो जो टैक्स हुआ करता, उस टैक्स को क्या बोला करते थे? बीच में अकबर ने जजिया बंद कर दिया। अकबर ने कहा यार ये कंडीशन तो तब होती है कि एक राज्य के अंदर 1000 मुसलमान रहते हैं और 10 दूसरे धर्म के रहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई 10 लोगों या तो तुम मुसलमान बनो या हमको क्या दे दो? टैक्स। यहां तो उल्टी है, यहाँ 10 मुसलमान है, 1000 दूसरे हैं।
किस किस से टैक्स लेंगे? तो मरने दो, ये टैक्स मत लो ताकि जनता में एक डंका मैसेज जाए। तो अकबर ने कौन सा कर बंद कर दिया था? औरंगजेब जजिया वापस लगा देता। तो औरंगजेब ने जब जजिया लगाया तो उसका सबसे बड़ा विरोध करने वाला कोई आदमी था, तो मेवाड़ का राणा कौन था? लिखो, इसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। ही अपोज्ड जजिया टैक्स ऑफ औरंगजेब। इसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। ही अपोज्ड जजिया टैक्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के कौन से कर का विरोध किया था? ही अपोज्ड जजिया टैक्स ऑफ औरंगजेब। जब अपने इधर मेवाड़ में राज सिंह था ना, उसी टाइम साउथ इंडिया में शिवाजी है। साउथ इंडिया में कौन है? तो औरंगजेब से साउथ इंडिया में कौन लड़ रहा है? शिवाजी। और नॉर्थ में कौन लड़ रहा है? इधर राज। तो औरंगजेब ने शिवाजी के पास भी लेटर भेजा कि शिवाजी तेरे से मैं जजिया लूंगा। तो शिवाजी का वापस रिप्लाई है बड़ा शानदार। शिवाजी ने कहा कि बादशाह मैं तुम्हें जजिया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले भाई साहब से लेना पड़ेगा। पहले किसे लेना पड़ेगा? भाई साहब मतलब मेवाड़ का राणा। ये लेटर एक साथ दो बातें बताता है। एक तो ये बताता है कि उस समय जजिया का सबसे बड़ा विरोध कौन कर रहा था? राज से। तो शिवाजी औरंगजेब को चिढ़ाना चाहता है कि देख हमारे से जजिया ले लेगा, लेकिन उसके खिलाफ पार कैसे पड़ेगी? वो तो जजिया दे नहीं रहा और हम छोटे मोटे जो राजा हमसे जजिया ले रहा है। मुझे लगता है उस समय लाफिंग इमोजी होती तो शिवाजी बना के भेजता कि राज सिंह से तू जजिया नहीं ले पाएगा। दूसरा वो करा भाई साहब से जजिया लेना पड़ेगा। इसका मतलब शिवाजी मानता है कि मैं सिसोदिया हूं। मैं क्या हूं? मैंने दिन बताया था आपको कि सिसोदा वाले हमीर का एक चचेरा भाई सज्जन सिंह यहां से महाराष्ट्र चला गया था और उसके ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी हुए थे बाद में। तो शिवाजी कह रहा है कि भाई मैं उन सिसोदियों का भाई हूं, और यदि मेवाड़ वाले सिसोदिया नहीं दे रहे तो मैं भी तुम्हें किसी प्रकार का जजिया नहीं दूं। इधर अपने जोधपुर के अंदर एक राजा हुआ करते जसवंत सिंह। राजा कौन थे? जसवंत सिंह भी जजिया का बहुत शानदार सा विरोध कर रहे। जसवंत सिंह मरे। जसवंत सिंह मरते अगला राजा बनना है अजीत सिंह को। किसको राजा बनना है? और औरंगजेब ने अजीत सिंह को गिरफ्तारी कर लिया। अजीत सिंह ताबर था छोटा, अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसने कहा दो ही तरीके हैं, या तो अजीत सिंह को मुसलमान बनाओ वरना जोधपुर दूंगा ही नहीं। उसने कहा इसके बाप ने जजिया का विरोध किया, मैं इसके बेटे को मुसलमान बना के रख दूंगा। फिर एक बंदे का यदि आपने नाम सुना तो दुर्गादास राठौड़। कौन बंदा? दुर्गादास राठौड़ वहां से अजीत सिंह को लेकर निकल जाता है। अब अजीत सिंह को लेकर आ तो गए। अब अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब से आपको लड़ना पड़ेगा। तो औरंगजेब से लड़ने में आपकी सहायता कौन करेगा? तो मेवाड़ का राणा कौन है? टोल फ्री नंबर जारी कर रखे थे उसने कि औरंगजेब से कोई भी लड़ना चाहता तो मेरे से आके कांटेक्ट कर ले। तो बात दुर्गादास राठौड़ किसके पास में गए? राज से। तो कोई पूछेगा कि राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के कौन से राजा की सहायता कर दी थी? याद रहेगी बात। लिखो, औरंगजेब के खिलाफ अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के खिलाफ अगेंस्ट औरंगजेब मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की। ही सपोर्टेड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की। ही सपोर्टेड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। हाँ हाँ, कालिंद्री में इसी टाइम रखा था। इसी टाइम सेम टाइम में बात है ना कि भाई अजीत सिंह को वहां से औरंगजेब की कैद से लेके आ गए थे। अब अजीत सिंह को रखें कहां पे? तो रखा तो गया था सिरोही के कालिंद्री में। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई में सहायता कौन कर रहा था? मेवाड़ का राणा राज। अच्छा, अजीत सिंह ये कहां का राजा? अजीत सिंह कहां का राजा? मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा वंश हुआ करता? राठौड़। और राठौड़ों की सहायता कौन कर रहा है? राज सिंह। राज सिंह कौन है? सिसोदिया। तो इनका नाम ही पड़ गया राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। कौन सा गठबंधन है? अब कोई पूछेगा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कौन कौन सी रियासतों के बीच में था? मेवाड़ और मारवाड़। कोई पूछेगा कौन कौन से राजाओं के बीच में था? अजीत सिंह और राज सिंह। कौन से मुगल बादशाह खिलाफ था? इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। क्या कहा जाता है इसको? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। इट इज कॉल्ड एज राठौड़ सिसोदिया अलायंस। याद रहेगी बात। अच्छा, औरंगजेब जब लास्ट में खूब कट्टर होता चला गया तो औरंगजेब ने ऐलान किया कि भाई हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाए। मंदिर तोड़ने का एक मतलब होता था, मैंने बताया था, मूर्तियां। कि मंदिर में जाके क्या तोड़ दो? मूर्ति। भाई मंदिर हम अपने किस लिए जाते हैं? मूर्ति पूजा करने के लिए। यदि किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है तो अपने जाएंगे वहां? क्यों जाए वहां पे? तो उन्होंने कहा मूर्तियां तोड़ दो, सारी मूर्तियां तोड़ दोगे तो लोग मंदिर में आना क्या कर देंगे? बंद। तो मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए। मूर्ति पूजा के हम खिलाफ है, इसलिए कोई भी दुनिया के अंदर मूर्ति पूजा नहीं करेगा। तो कहते जब औरंगजेब की सेना ने मूर्तियां तोड़ने शुरू की, मंदिर तोड़ने शुरू किए, तो राज सिंह ने ऐलान करवाया कि पूरे भारत में जहां कहीं ये लगे कि औरंगजेब की सेना आ रही है, हम मूर्ति को नहीं बचा पाएंगे, मेरे पास आ जाना। और खूब सारे लोग मूर्तियां ले लेके आए थे। मथुरा की, वृंदावन की, साउथ इंडिया की, पता नहीं कितनी मूर्तियां बचाने वाला कोई राजा था। तो वो कौन था? राणा राज सिंह था। लिखो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बचाई थी। ही प्रोटेक्टेड आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बचाई थी। ही प्रोटेक्टेड आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज अगेंस्ट औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बचाई थी। हम पढ़ेंगे आगे, कई मंदिरों के नाम पढ़ेंगे। सबसे फेमस तो आपके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा वाला जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो ये मूर्ति मथुरा में थी। और एक दिन वहां पर आदेश मिला कि साहब मथुरा का मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब की सेना आ रही है। वो पुजारी जी थे बेचारे, गोविंद दास और दामोदर दास, क्या नाम था उन लगा यार अब क्या करेंगे, और वो भागे वहां से। और भाग्य शरण राजस्थान ही दिखता था फिर कि यदि कोई बचा सकता है ऐसे मामलों में तो कौन बचा सकता है। वो भाग्य जोधपुर आए और जोधपुर में राजा थे जसवंत सिंह। तो आगे जसवंत सिंह से मिले, जसवंत सिंह थे नहीं, उनके मंत्री यहाँ पे थे। तो उन मंत्रियों को आगे कहा कि औरंगजेब मूर्ति तोड़वाने के लिए आ रहा है और हम मूर्ति बचा के लेके आगे जोधपुर में, अब इस मूर्ति को स्थापित करवाओ, मंदिर बनवाओ। और मंत्री ने कहा साहब राजा जी राज्य में है नहीं, राजा गए हुए हैं बाहर और हम इतनी शरण नहीं दे सकते, कल औरंगजेब इधर अटैक कर दे, हमारे लेने के देने पड़ जाए। उसने कहा तो कहां जाए राजस्थान के लिए, तुम शरण नहीं दोगे कौन शरण देगा। तो कहा तुम मेवाड़ चले जाओ। इसलिए वो दोनों काका भतीजा थे, गोविंद दास दामोदर दास, वो बेचारे श्रीनाथ जी वाली मूर्ति लेके कहां पर गए, मेवाड़। और राज सिंह को कहा जाके भाई राज सिंह जी ऐसे मूर्ति बचा सकते हो। राज सिंह का पक्का, राज सिंह खुद मेवाड़ की सीमा तक चला के आता और वो गोविंद दास दामोदर दास को साथ में लेके मूर्ति खुद अपने हाथों में लेके श्रीनाथ जी के उस गांव में पहुंचता है। उस गांव का नाम, जहां पर मंदिर बनाया गया, उस गांव का नाम था सिहाड़। क्या नाम था, नाथ द्वार, नाथ जी का मंदिर बनवाया, इसलिए नाम क्या है, नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा का पुराना नाम ही क्या हुआ करता था, लिखेंगे हम, मंदिर लिखेंगे तब लिखेंगे। तो कहते हैं गोविंद दास दामोदर दास ने राज सिंह को कहा कि राज सिंह जी थैंक यू, आपने हमें शरण दी, पर आप यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, ये तो दूर पड़ता है थोड़ा उदयपुर से मंदिर तो, और कल को औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने के लिए आ गई तो यहाँ क्या करोगे। तो राज सिंह का पहली बात, औरंगजेब की थी औकात ही नहीं कि मेरे राज्य में मंदिर तोड़ने के लिए आए। कल को आ भी गया कोई बात नहीं, औरंगजेब लड़ने के लिए आ गया, औरंगजेब सब तरफ लड़ता घूम रहा है, मेरी तो खुद की भी लड़ाइयां चल रही है उससे, तो आप चिंता मत करो, मैं आपका मंदिर बचाऊंगा। और मैं आपके मंदिर को बचाने के लिए 1,00,000 फौजी लगा दूंगा। कितने फौजी लगा दूंगा, मेरे 1,00,000 फौजी जब तक नहीं मरेंगे तब तक औरंगजेब इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब तक इसकी ईंट भी नहीं टूटने देंगे। और मेरे यदि 1,00,000 मरेंगे तो मान के चलो औरंगजेब के 3 साढ़े 3 सलटेंगे, और औरंगजेब एक मंदिर के लिए इतना बड़ा नुकसान तो कम से कम नहीं करवाएगा। तो जाके उनको निश्चिंता होगी, हाँ यार फिर आप मूर्ति बचा लोगे, ठीक। फिर औरंगजेब और कट्टर होता चला गया तो कोई हिंदू राजकुमारियों से शादियां करनी शुरू की। राज सिंह ने फिर ऐलान करवाया कि यदि किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती हो रही है, मेरे पास एक मैसेज कर देना, मैं उसकी रक्षा कर दूंगा। तो लिखो, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। ही प्रोटेक्टेड हिंदू प्रिंसेस अगेंस्ट औरंगजेब। एक एग्जांपल लिखना आपने, अजमेर में एक जगह पड़ती है रूपनगढ़, कौन सी जगह, और यहां की एक राजकुमारी थी चारुमती। क्या नाम था, इसी में लिखो, जैसे रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहां पड़ता है, अजमेर। तो रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, लाइक प्रिंसेस चारुमती ऑफ रूपनगढ़। रूपनगढ़ की कौन सी राजकुमारी, चलो बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बातें।